इसका बीच को निकाल दूंगा वो इकाई हो जाएगा। तो जिसकी सीमा है उसको हम लोग इकाई हाँ तो आपके क्या बोलेंगे कि यहाँ तो हवा है, लेकिन हवा को निकाल दे तो भी हो जाएगा भाई, है ना? हाँ मतलब जब चक्षु से दिखने वाला जो चीज है वही है। तो दो तरीके की अस्तित्व की बात कर रहे हैं। तो अस्तित्व जो है उसको हम लोग अस्तित्व कह रहे हैं और उसमें ही रूपात्मक और अरूपात्मक तो रूपात्मक पदार्थ जो है वो प्रकृति कह रहे हैं। तो प्रकृति जो है फाइनली हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों का सहअस्तित्व इकाई भी है और जो अरूपात्मक अस्तित्व है या जिसको हम लोग व्यापक के नाम से संबोधित कर रहे हैं दोनों का सहअस्तित्व है। तो कोई किसी से पैदा नहीं हुआ, ये समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई स्थान ऐसा कोई टाइम नहीं था कि व्यापक था और इकाई नहीं थी या इकाई था और व्यापक नहीं था। ये तो है ना, एक एटम जो है, एटम की बात हुई थी हमारी, तो एटम में भी जो अंश हैं जो घूम रहे हैं, जो एक व्यवस्था को बना के रखे हुए हैं, उसमें एक क्रिया हो रही है। तो उस क्रिया का जो आधार है या उसके ऊर्जा का जो आधार है वो क्या है? तो मध्यस्थ दर्शन कह रहा है कि ये जो अरूपात्मक अस्तित्व है या व्यापक है वो ही मूल ऊर्जा है, वो ही फाइनली क्रिया का आधार है। ऊर्जा का जो स्रोत है, जो मूल ऊर्जा, उसको यहाँ पे व्यापक या ईश्वर या बहुत सारे जो और नामों हैं यहाँ पे, उसको यहाँ पे हम लोग उस तरीके से संबोधित कर रहे हैं। तो ये भी लगता है कि फिर क्या वो क्रिया के लिए ऊर्जा दे रहा है, ऐसा भी अपनी कल्पना में आता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि क्रिया उसमें ऊर्जित होने से है। इकाई में जो क्रिया है वो उस मूल ऊर्जा या साम्य ऊर्जा में ऊर्जित होने से है, उसको कोई दे नहीं रहा है ना। जो व्यापक है उसमें ऊर्जा ऊर्जित होने से ही जो है वो क्रियाशील है, उससे ऊर्जा प्राप्त है, कोई देने वाला नहीं है ना। वो क्रिया शून्य है। यहाँ पे एक और शब्द यूज हुआ ही है, क्रिया शून्य है। तो क्रिया शून्य कब, लेकिन ऐसा लगता है कि क्रिया शून्यता से कैसे क्रिया होगी, ऐसा भी अपना कल्पना में आता है कि कैसे क्रिया शून्यता क्रियाशीलता का आधार हो सकती है। तो ये चीज आगे जाके क्लियर होगी कि फाइनली ये जो व्यापक और इकाई का सहअस्तित्व है यही जाके फाइनली अंत में स्पष्ट होगा कि ये मेरे भी आर पार है। अभी तो हम आर ऐसे देख के एक दूसरे के सामने बहुत समझ पाते हैं कि हाँ यहाँ कोई एक दूरी तो है, इसलिए स्पष्ट होता है कि, है ना, कोई व्यापक नाम की जो अपन ये कल्पना में ला सकते हैं कि ऐसा कोई वास्तविकता हो सकती है। अपन ये इमेजिन करते हैं कि अंतरिक्ष है जहाँ पे इकाई तो नहीं है, वहाँ हवा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये पूरा सौरमंडल है वो एक व्यवस्था के रूप में चलता हुआ तो दिख रहा है ना। ऊर्जा, हाँ, तो ये जो साम्य ऊर्जा है, ये मूल ऊर्जा, साम्य ऊर्जा, उसको और भी अनेक नामों से यहाँ पे दर्शन में बताया गया है। तो जो इकाई में जो क्रियाशीलता दिख रही है उस क्रिया आधार है ये व्यापक। व्यापक में डूबे भीगे घिरे होने से सभी इकाइयां ऊर्जित हैं। हम मिल रहा है ये बोलने से ऐसा लगता है कि कोई दे रहा है, मतलब उसमें हम हैं, हमको प्राप्त है, सभी इकाइयों को प्राप्त है। और ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा प्राप्त है किसी को कम प्राप्त है। जैसे सभी अगर इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है, परमाणु की हम लोग बात किए थे, तो दो अंशों का जो परमाणु होता है, सबसे छोटा परमाणु हम लोग यही जानते हैं। परमाणु सबको पता है, सबको परमाणु के बारे में।
तो सबसे छोटा परमाणु क्या हो रहा है, एक अंश है सेंटर में और एक अंश उसके चक्कर काट रहा है। अब ये 2 डायमेंशनल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है, मतलब एक सेंटर में है और एक उसके चक्कर काट रहा है। एक बॉल जैसा समझ लीजिए, है ना। अगर बहुत तेजी से चक्कर काटेगा तो एक बॉल जैसा दिखेगा। तो यहाँ तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, लेकिन वो एक्चुअली है 3 डायमेंशनल, है ना। तो ये जो क्या कर रहे हैं, ये एक 2 अंश जो व्यापक में ऊर्जित हैं, जैसे ही एक दूसरे के निकट आते हैं वो एक व्यवस्था का स्वरूप को बना ले रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं परमाणु। ये समझ में आता है। साइंस इसको क्या कहता है, हाइड्रोजन बोलता है। ठीक। तो ये कह रहे हैं कि इकाइयां आपस में ऊर्जित हैं और फाइनली वो एक व्यवस्था को प्रमाणित करना चाहती हैं। उस व्यवस्था को प्रमाणित करने के अर्थ में ये इकाई की रचना हो रही है। फिर तो सबसे छोटी रचना जो हम लोग देख पा रहे हैं परमाणु के रूप में, ऐसे परमाणु आपस में, फिर एक दूसरा परमाणु आ गया इसके पास, वो इसको देख देख के पहचान के बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, है ना। तो फिर क्या बना रहे हैं, वो आपस में मिलके अणु बना रहे हैं। वो उससे और बड़ी संरचना हो गई। अणु आपस में मिलके अणुपिंड बना रहे हैं, जो फाइनली हमको दिखता है। ये पेन दिख रहा है, इसको हम लोग काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, तो सबसे छोटे स्वरूप में हमको स्वचालित रूप में परमाणु दिखेगा। उसको भी हम लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साइंस जो क्या कर रहा है, परमाणु को भी तोड़ तोड़ के उसको ये देखने का प्रयास कर रहा है कि कभी एक ऐसा क्षण आएगा कि वो क्रिया शून्य हो जाएगा। वो चाहता है वो देखना कि कोई कब जाके ये खत्म होगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे से फोटोन पार्टिकल को हाइड्रोजन कोलाइडर बनाए हैं, एक बहुत बड़ा सेटअप बनाए हैं, और उसमें हम एक छोटे पार्टिकल जो फोटोन बोलते हैं उसको टकरा रहे हैं, कि देखने चाह रहे हैं कि फाइनली उससे टूट के वो क्या बनता है। तो उसमें भी वो ड्यूटेरियम और बहुत सारे बोलते हैं। लेकिन फाइनली हो क्या रही है, इसको कितना भी तोड़ते जाएंगे, क्या ये कभी भी शून्य हो जाएगा? वो क्रिया ही रहेगा। और फाइनली जब भी वो दूसरे क्रियाशीलता को पहचानेगा तो उसके साथ में व्यवस्था के स्वरूप को बना लेगा। तो ये व्यवस्था के स्वरूप में होना ही चाहते हैं। तो सबसे छोटी व्यवस्था के रूप में हम लोग परमाणु को देखते हैं। वो बड़ी व्यवस्था बनाता हुआ, अणुपिंड बनाता हुआ एक बड़ी धरती के रूप में हम लोग देख पा रहे हैं। ये समझ में आता है? जैसे हमको दिखता है चांद, जिसमें अभी जाने का प्रयास कर रहा है आदमी। वहां पे क्या दिखता है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं क्या आदमी को? नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या दिख रहा है, एक गोलाकार दिख रहा है। तो गोलाकार क्या है, यही परमाणु अणु, हेलो हेलो, यही परमाणु अणु मिलके एक धरती के स्वरूप में आ चुके हैं। बहुत तरीके के परमाणु अभी वहां नहीं बने हैं। जैसे हम लोगों ने, साइंस ने धरती पे अराउंड 116 के आसपास परमाणु जो है उनको पहचान लिया है। तो हो सकता है जो मून है उसमें अभी 40 प्रकार के ही परमाणु बने, उनकी बनने की एक क्रम चल ही रहा है। ठीक है, तो ये एक क्रियाओं के रूप में अगर देखेंगे तो इसको हम लोग कह रहे हैं भौतिक क्रिया। ये क्या हो रही है, भौतिक क्रिया हो रही है। एक समय पे जब धरती में भी अगर इमेजिन कर सकते हैं हम लोग, जैसे मार्स में भी हम लोग क्या खोज रहे हैं, पानी खोज रहे हैं। तो पानी क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। तो एक तरीके का परमाणु दूसरे तरीके के परमाणु से अपने आचरण को त्यागता हुआ एक तीसरे तरीके का आचरण को प्रस्तुत कर रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन जलने वाला पदार्थ है।
जलनशील है। कुछ माइक है क्या किसी के पास? हेलो। तो एक जलने वाला है और एक जलाने वाला है, दोनों मिलके अपने अपने आचरण को त्यागते हुए तीसरा आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि प्यास बुझा रहा है। तो इसको कह रहे हैं पहली रासायनिक क्रिया। किसी भी धरती में ये भौतिक क्रियाएं होने के बाद में उसमें रासायनिक क्रिया होगी। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो रासायनिक क्रिया के बाद में फिर क्या हो रहा है? कोशिकाओं का बनना हो रहा है। पहली जो सबसे छोटी जो प्राण कोशा जिसको बोल रहे हैं काई का बनना, काई जो बन रही है एक ताप दाब और नमी के फलस्वरूप, है ना, काई बन रही है। और उससे फिर छोटी रचनाएं, छोटे सेल्स और मल्टी सेल्स, और धीरे धीरे जो छोटे एकदम जो छोटे अमीबा हो गया या बैक्टीरिया वायरस हो गया, इस तरीके से देखते देखते बड़े और उससे बड़े जो रचनाएं हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो ऐसे ही जो है पदार्थ अवस्था से के एक लेवल पे समृद्ध होने के पश्चात प्राण अवस्था का प्रकटन हुआ। क्योंकि प्राण अवस्था का सोर्स क्या है? फूड का। पदार्थ अवस्था, पदार्थ अवस्था अगर कंप्लीट नहीं रहेगी तो प्राण अवस्था कैसे अपना ये करेगा? तो पदार्थ अवस्था क्या हो गई? प्राण अवस्था के लिए उपयोगी हो गई। तो छोटी अवस्था अपने से बड़ी व्यवस्था के लिए उपयोगी है। जो पेड़ पौधे हैं इनके लिए जो भी कैल्शियम पोटेशियम सारा चीज जो मिनरल्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? पदार्थ अवस्था से आ रहे हैं, मिट्टी से आ रहे हैं। उसको बताना पड़ता है क्या? वो ऑटोमेटिकली, है ना, जो जिस भी पौधे को जो भी न्यूट्रिएंट लेना है वो पहचान के ले लेता है। ये समझ में आता है? तो छोटी अवस्था जो कि पदार्थ अवस्था है वो प्राण अवस्था के लिए क्या हो गई? उपयोगी हो गई। और उसके फलस्वरूप प्राण अवस्था, जैसे देखते हैं कि एक पौधा विरचित होता है तो वापस मिट्टी में वो उसकी उर्वरता को बढ़ा देता है ना, खाद बन जाता है। तो क्या हो गई? प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था के लिए क्या हो गई? पूरक हो गई। इस तरीके से उपयोगिता पूरकता को हम लोग इन अवस्थाओं में देख सकते हैं। वही रचनाएं आगे बढ़ते हुए इसके और इसके बीच में एक स्वेदज बोलते हैं, जिसको मच्छर मक्खी इस तरीके के भी जो दिखते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है, कह रहे हैं, क्योंकि उसमें एक लेवल पे मस्तिष्क का भी विकास नहीं हो पाया है। तो जो बहुत छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जैसे आप समुद्री जीव को देखेंगे, एक जेलीफिश होता है। जेलीफिश जो होता है वहां से उसके कैटेगरी ऑफ वो से सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जो हम लोग का भी ये जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसका जो भ्रूण है वो वहां से स्टार्ट हो रहा है। एक एक बेसिकली कंट्रोल करने वाला चीज, वो ब्रेन नहीं बनाया अभी, लेकिन ऐसा एक चीज आ गया है कि वो कंट्रोल कर रहा है पूरे शरीर को। वहां पे जीवन नहीं है कंट्रोल करने वाला, उसमें एक रचना बन रही है जो उसके शरीर को बना के रखने के लिए जो भी आवश्यकता है उसको लेने के लिए पूरे शरीर को चला रही। वो डिजाइन है उसका। वही डिजाइन इवॉल्व होते होते बड़े बड़े जीव बन रहे हैं। अब डॉल्फिन है, डॉल्फिन का जो मस्तिष्क होता है वो काफी विकसित है, वो मानव को संकेत ग्रहण करने योग्य वो हो चुका है। तो ऐसे जो मस्तिष्क हैं, सप्त धातु से रचित शरीर और एक समृद्ध मेधस को हम लोग बोल रहे हैं, ऐसे शरीरों को जो है जीवन चलाने योग्य होता है।
तो जीव अवस्था में कुछ ऐसे भी शरीर मिलेंगे जिसको जीवन चला रहा है, और ऐसे भी शरीर है जिसको जीवन नहीं चला रहा है। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज रह गई कि ये जो परमाणु है इसमें क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ये पूरे परमाणु के विकास होने की ही यात्रा है। तो जब ये कितने टाइप के परमाणु बोल रहे हैं यहाँ पे, 61 टाइप के परमाणु बन गए। उसके पश्चात एक घटना घटी कि अभी तक जो अंशों का फेरबदल चल रहा था, फाइनली जो परिवर्तन कह रहे हैं, अस्तित्व में जो परिवर्तन दिख रहा है, वो फाइनली क्या है, अंशों का लेना और देना चल रहा है। दो परमाणु आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे अंशों का लेना हो रहा है या देना हो रहा है। परमाणु, टाइप्स ऑफ परमाणु, वो डबल उसके वो रहेंगे। हाँ नहीं, टोटल तो 116 टाइप के परमाणु हैं ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इतने होने के पश्चात क्या हुआ है घटना उसको बता रहा हूं। तो 60 अंशों का एक जो है परमाणु, जिसको कह रहे हैं हम लोग गठन पूर्ण परमाणु। अभी तक जो परमाणु हम लोग देखे हैं, साइंस देख पाया है, वो गठनशील परमाणु को देखा है। कैसे देख पाया, इंटरेक्शन हो रहा है, किसी दूसरे परमाणु के पास आता है तो उससे कुछ लेना और देना करता है। तो कुछ परमाणु को बोलते हैं अजीर्ण परमाणु। अजीर्ण मतलब अजीर्ण और भूखे परमाणु। अजीर्ण मतलब जो देना चाहते हैं, अपने से अंश को निकालना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए, ऐसा बोलते हैं ना, स्टेबल होना चाहता है। और भूखे जिनको चाहिए पूरा होने के लिए। तो ये जाके फाइनली एक ऐसा स्टेट को पा ले रहे हैं जहां पे वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, एक परमाणु का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कंप्लीट हो जा रहा है। ये एक घटना है, एक धरती के परिप्रेक्ष्य में एक घटना है। तो ये घटना जब घटी तो ये जो परमाणु है, ये अंशों का फेरबदल समाप्त हो गया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये परमाणु यही चैतन्य है, जिसको जीवन के नाम से भी हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, या गठनपूर्ण परमाणु। सिक्सटी अंश 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 है, परमाणु नहीं, अंश है, 60 अंश मिलके। हाँ, तो क्या है, इसका जो डिजाइन है वो ऐसा होता है, दो 8 18 32, ऐसे में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसका क्या हुआ, ये ना किसी से ले रहा है ना किसी को दे रहा है, तो ये कोई भी गठन में नहीं आ, ये किसी के साथ जुड़ना इसका समाप्त हो गया, ये पूर्ण हो गया। हाँ हाँ 61 हो गया, हाँ 61 हो गया, 61 हो गया, ठीक ठीक, 61 अंश का परमाणु। तो सेंटर में जो है, इसको यहाँ लिखा भी होगा आई थिंक, आत्मा है ना, ये यही है चैतन्य परमाणु या मैं, जिसको कह रहे हैं जीवन, है ना, जिसके ये अंग है, जैसे हमारा हाथ पैर है, सिर है, वैसे ही ये परमाणु को समझ रहे हैं हम लोग। इसके सेंटर में एक अंश है जिसको कह रहे हैं आत्मा। उसके पहले परिवेश में दो अंश हैं। पहले परिवेश का नाम है बुद्धि, दूसरे परिवेश का नाम है चित्त जिसमें 8 अंश हैं, तीसरे परिवेश का नाम है वृत्ति जिसमें 18 अंश हैं, और फाइनली जो आउटर परिवेश है जिसका नाम है मन, उसमें 32 अंश हैं। यह जो आउटर परिवेश है, ये हमारे ब्रेन के माध्यम से
हमारे शरीर को चला रहा है। मन ही है जो फाइनली कनेक्टेड है ब्रेन के माध्यम से, ऐसा इसमें प्रपोजल रख रहे हैं। इसको डिटेलिंग में हम लोग जाएंगे। तो ये अब क्या हुआ, यहां तक तो वो भार बंधन अणुबंधन में था। यहां जब वो गठन पूर्ण हो गया, वो भार बंधन और अणुबंधन से मुक्त हो गया, लेकिन अब एक तीसरे बंधन में आ गया, उसका नाम है आशा बंधन। अब ये जीना चाहता है, इसमें जीने की आशा आ गई। तो जीने की आशा के फल स्वरूप ये अब शरीरों को चलाना स्टार्ट करता है। तो उसके लिए शरीर तो बने हुए हैं यहाँ पे। तो जहां से भी वो स्टार्ट किया, जो संपूर्ण मेधस जहां पे उसको मिला, वहां से उसने जीने की आशा को प्रदर्शित करना स्टार्ट किया। तो वो हमको जीव अवस्था के रूप में हम लोग को दिखती है इस धरती पे। तो यहाँ पे एक और हम लोग को दिख रहा है कि मानव भी है। तो मानव को यहाँ पे जीव के कैटेगरी में नहीं रखे हैं, ये चीज को आप लोग ध्यान देंगे। अभी तक साइंस या जो अध्यात्मवादी परंपराएं हैं, उन्होंने मानव को जीव कैटेगरी में ही रखा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव जो है वो ज्ञान अवस्था की इकाई है। ये सेम जीवन, ऐसा नहीं है कि जो जीव अवस्था को चलाने वाला जीवन है उसका कुछ अलग स्ट्रक्चर है। यही जीवन इवॉल्व हो रहा है। एक समय में वो मानव का शरीर को चलाना स्टार्ट करता है। तो जब वो मानव के शरीर को चलाना स्टार्ट करता है, तब उसको सुख की चाह वहां पे मानव को जो है जीवों से अलग कर रही है। वरना तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एक जो बंदर को देखेंगे तो बंदर का जो वंशानुक्रम विधि से चल रहा है, वो हर वंश जो है वैसे ही कर रहा है जैसा पिछला वाला कर रहा था। ऐसा नहीं कर रहे कि कुछ कपड़े पहनने लग गए, कि घर बना लिए, कि गाड़ी बनाने लग गए। लेकिन मानव में कैसा दिखता है? अगर मानव के इतिहास को देखेंगे तो जब से मानव इस धरती पे है तो कैसा है, हम लोग पढ़े ही हैं कि जब आदि मानव युग था तो वहां से शिला पत्थर युग यहाँ से स्टार्ट करता हुआ, फिर सिविलाइजेशन बनी, फिर अब ये इतना हम लोग गणतंत्र को देख रहे हैं। तो फाइनली मानव में जो है इसकी सुख की चाह है, सुख पूर्वक जीने की चाह है। सिर्फ उसका खाने पीने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए उसके लिए खाना आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो यही कह रहे हैं यहाँ जो हम लोग देखे थे कि हम लोग अभी जीवों सदृश जी रहे हैं, हमको अपना पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमने अभी तक अपने को शरीर ही माना हुआ है। तो ये जो मैं है, इसकी पहचान नहीं हो पाई। साइंस इसको नहीं पकड़ पाया, अध्यात्म इसको नाम दिया लेकिन उसको प्रमाणित नहीं कर पाया। हम नाम से जानते हैं कि शरीर से भिन्न कोई वास्तविकता, उसको हम आत्मा या और किसी सोल के नाम से बोलते हैं, लेकिन उसको हम लोग पिन पॉइंटेडली ये नहीं बोल पाए कि ये यही वास्तविकता है जो जिसको हम लोग आत्मा या सोल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली ये कह रहे हैं कि ये मैं जो है वो जीवन या गठनपूर्ण परमाणु ही है जो फाइनली सुख पूर्वक सुखी होना चाहता है ना, और सुख को प्रमाणित करना चाहता है परंपरा में। उसी के लिए पूरा आप देखेंगे ये सारी इतनी एक पूरे धरती पे इतनी सारी यात्रा हुई है कि मानव जो है वो सुख को प्रमाणित कर पाए। कितनी यात्रा हुई है, एक धरती में इतना सब कुछ बनने में कितने करोड़ साल लगे। आप जाके गूगल से पूछ सकते हैं तो आपको बताएगा कि कितना करोड़ साल लगे तब ये प्राण अवस्था, ये जीव अवस्था और फिर हमारे रहने लायक ये धरती बनी है, तब जाके हमारा मानव शरीर का विकास हुआ है। तो मानव शरीर में जो मेधस है वो संपूर्ण मेधस कह रहे हैं, पूर्ण मेधस है ना। तो विकास होते होते मेधस का भी विकास चल रहा है। तो विकास का पूर्णता है, हमारा जो मेधस है वो सबसे सर्वोच्च विकास मतलब विकसित रचना है प्राण कोशाओं की, सबसे विकसित रचना। उससे ऊपर हम लोग अभी खोज भी नहीं पाया, साइंस भी नहीं खोज पाया, क्योंकि खोजने की जरूरत भी नहीं है। अब जो फाइनली रह गया है समझने की बात,
कि ये मैं की जो सुख की चाह है ये पूरी कैसे होगी। इसी को हम लोग पहले दिन से आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या होना चाहते हैं, निरंतर सुखी होना चाहते हैं, तो ये सुख मिलेगा कैसे। तो सबसे पहले तो मुझे मेरा पता चल जाए कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, ये अस्तित्व क्या है, कैसा है, और फाइनली मेरा उसमें रोल क्या है, मेरी उसमें क्या भागीदारी है। क्योंकि ये हम लोग यहाँ देखते हैं पदार्थ अवस्था अपना रोल प्ले कर रहा है, प्राण अवस्था उसमें पूरकता का रोल प्ले कर रहा है। प्राण अवस्था इसके लिए उपयोगी है, ये इसके लिए पूरक हो जाता है। इसके जो मल मूत्र हैं, इसका जो शरीर का विरचना है, वो इसके लिए पूरक हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। तो ऐसा फिर ये पूरा ये तीनों अवस्थाएं आपस में एक तालमेल में दिखती हैं। इसका एक छोटा सा अभी जो कोरोना आया था, जब सब हम लोग घर में घुस गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, नदी नाले सब अपने आप साफ हो रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपना काम कर रहे हैं। इनका जो आचरण है वो निश्चित है, नियति विधि से इनका आचरण निश्चित है। गाय अपना भोजन उसका निश्चित है, वो कुछ ऐसा चीज नहीं खाएगा जो उसको पता है, उसमें वो उसका ब्रेन से ही वो ड्राइव्ड है ना। लेकिन जो मानव है, क्या वो सुख, उसके लिए फिर वो खाना पीना वो हो गया क्या, सफिशिएंट हो गया क्या। घर में रह के कितने सारे अभी अलग टाइप के इश्यूज आए उस समय जब लोग, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है घरों में जब रहते हैं तो ठीक है अपना अपना कार्यक्रम है, अपना अपना कर रहे हैं। जब भी बोल दिया कि नहीं क्वारंटाइन होना है, एक जगह पे रहना है, तब दिखने लगी एक दूसरे की जो बारीकी से, दूसरे को जो हम लोग ये इतना करीबी से नहीं देखते थे वो करीब से देखना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं हमको क्या है, संबंधों की समझ नहीं है, मानव मानव के परस्परता में जो संबंध है उसकी समझ नहीं है, और मानव प्रकृति के बीच में क्या संबंध है उसकी भी समझ नहीं है। तभी तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और परिवारों में फैमिली वार्मिंग को देख रहे हैं। तो ये चीज क्लियर होता है। ये पूरा चीज को बताने के पीछे ये था कि फाइनली जो मैं है ये कोई एक डिफरेंट वास्तविकता है जिसके बारे में हमको नहीं पता है अभी, है ना। हाँ हाँ, जो जो पूरकता होनी चाहिए उसकी, बाकी लोग तो उसके लिए उपयोगी हैं ही। जैसे निशान लगा है लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क है। जो हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम जो प्रकृति में आवर्तनशीलता बनी हुई है उसको समझते हुए उसके अकॉर्डिंगली रहें, लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे हैं। उसके कारण से तो ग्लोबल वार्मिंग दिख रही है ना। ये पिछले 200 सालों का ही जो असर है, जब भौतिकता में जो इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई कि ये चीज अब दिखने लगी है। अब साइंटिस्ट बोलने लगे हैं कि धरती का तापमान बढ़ने लगा है या ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। तो मानव को क्या करना है अब, मानव के लिए अब एक्चुअली एक देखेंगे तो हमने दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन संबंधी जितने भी वस्तुएं हैं उसको बना चुके हैं। यहां से मून तक चले जा रहे हैं, आप बताइए, लेकिन घर पे नहीं रह पा रहे हैं। तो संबंध, तो समझना क्या शेष रह गया है, संबंध का स्पष्ट होना शेष रह गया है। संबंध कैसे स्पष्ट होगा, ये पूरी व्यवस्था को समझने से स्पष्ट होगा। ये कि पूरी व्यवस्था क्या है, उसमें मैं भी एक व्यवस्था हूं, मैं भी एक व्यवस्था हूं। मेरे मन वृत्ति चित्त बुद्धि में तालमेल कैसे होगा। अभी मेरा मन कुछ करने लगता है, कुछ भी विचार आने लगता है, मेरे भाव बदलने लगते हैं, इसमें मैं स्थिरता चाहता हूं। तो मेरे भाव और विचारों में जब स्थिरता आ जाएगी, वही मेरे सुख का फाइनली आधार रहेगा। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ और देखेंगे कि भाव और विचार क्या है, भाव और भाव कैसे बनता है। तो भाव जो अभी है हमारे पास में, वो एक तरीके से मान्यताएं हैं, तो उसको भाव नहीं कह रहे हैं। इसीलिए दो व्यक्ति एक ही घर में पैदा होते हैं लेकिन अलग अलग तरीके का आचरण को प्रस्तुत करते हैं, जबकि उन्हीं माँ बाप से पले हैं, उन्हीं वो चीज। तो हमारी कुछ मान्यताएं हैं जिससे हम लोग ड्रिवन हैं, हमारे जो विचार बन रहे हैं किसी मान्यता से बन रहे हैं, है ना। तो वो मान्यता
जो अभी यहाँ पे कह रहे हैं हम लोग को कि वो जो अस्तित्व जैसा है वैसा मेरी मान्यता में आ जाएगा, उसके अनुरूप मैं जब जीना स्टार्ट करूंगा तब मेरी आगे का जो प्रोग्रेस है इस व्यापक रूपी जो वास्तविकता है इसको अनुभव करने का, वो जाके पूरा होगा। इसलिए ये अभी क्लियर होने वाली चीज नहीं है। जब तक हम संबंधों में नहीं जी पाएंगे प्रकृति के साथ और मानव के साथ में, तब तक ये आगे का रास्ता ही नहीं खुलेगा जहां पे हम सूक्ष्म वास्तविकताओं को समझने के लायक हमारा जो जीवन है वो हो पाए। ये क्लियर होता है? तो सबसे पहली चीज जो है न्याय को समझना है। न्याय को समझने से धर्म समझ में आएगा और फिर सत्य समझ में आएगा। ठीक है? तो या हाँ हर्ष, हाँ राकेश भैया ने बहुत बढ़िया से कल का एक अच्छा समरी कर दिया है। कुछ बिंदु जो बचे हुए हैं हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसके पहले ना एक प्रश्न है आप सभी से। कल जो भी चर्चा हुई, क्या आप लोग उसको थोड़ा ठहर के जांच पाए? जैसे अब मैं यहां पर आकर बोल दूं कि व्यापक ईश्वर है ना, पर मैं जैसा बोल रहा हूं, है ना, आप वैसा ही उसको अगर मान लेते हैं बिना जांचे, तो पहले भी जो मैं बहुत सारी चीज मानते आया हूं और फिर से कुछ मान लूंगा, तो उससे मेरे अंदर कुछ गुणात्मक परिवर्तन होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको? नहीं होगा। तो जांचने के लिए ना हम कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अभी जिन बिंदुओं पे चर्चा हुई उसको थोड़ा सा जांच लेते हैं, है ना। तो जो पहली बात हो रही है कि जहां पे हमने प्रकृति की बात की, तो प्रकृति में हमने उसको दो भाग में बांट दिया। एक को हमने जड़ कहा और दूसरे को चैतन्य। जड़ किसको कहा? तो जड़ उसको कह सकते हैं जो रचित या विरचित हो रहा है। जिस भी चीज की रचना हो रही है या विरचना हो रही है उसको जड़ कह सकते हैं, है ना। मेरा शरीर जड़ है, ये चेयर जिसमें आप बैठे हैं वो जड़ है, ये पूरा हॉल जड़ है ना। ऐसा नहीं ये बना दिया तो अभी हमेशा रहेगा, इसकी भी विरचना होगी, है ना। वैसे ही एक और वास्तविकता है जिसको हम चैतन्य बोल रहे हैं, जहां पे बोल रहे हैं रचना और विरचना। रचना तो हो रही है पर विरचना नहीं हो रही। चैतन्य कहीं से बना तो है ना, विरचना नहीं हो रही। हम ये बोल रहे हैं कि जो मैं है, जो जीवन है, वो अमर है। अमर है मतलब उसकी विरचना नहीं हो रही, पर इसको जांच कैसे सकते हैं? मैंने तो कह दिया, इसको जांचेंगे कैसे? हाँ, इसको जांचेंगे कैसे? ये तो मैंने बोल दिया ना। अब कल को मैं फिर से बोल देता हूं कि नहीं नहीं ये गलत था, जो वास्तविकता है वो शरीर है, चैतन्य नहीं है ना। तो जांचने का आधार क्या होगा? कैसे जांचेंगे इसको? जड़ तो हम जांच पा रहे हैं देख के कि अरे ये तो चेयर है, ये बनी है, ये वापस विरचना होगी इसकी। चैतन्य को कैसे जांचेंगे? तो एक छोटा सा ना अभ्यास करते हैं, है ना। एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। मैं आप सभी से चाहूंगा आप सभी एक बार आंख बंद करें और सोच कर बताएं कि आपके अंदर क्या चल रहा है।
आप सभी के अंदर क्या चल रहा है एक बार आंख बंद करके सोचें। आप में से कोई बताना चाहेगा आपके अंदर क्या चल रहा है? श्वास चल रही है और वाइब्रेशन फील हो रही है आपको, और आपके अंदर क्या चल रहा है अंकल जी? श्वास चल रही है आपके अंदर। कुछ विचार चल रहे हैं, उसको ऐसा बोल सकते हैं आप में कुछ विचार चल रहे हैं, है ना? अंकल जी आप में क्या चल रहा है, क्या ध्यान आया आपको? तो शरीर की कुछ क्रिया हो रही है। दीदी आपको क्या लगता है, क्या क्या किस पे ध्यान गया? तो बस यही विचार आया कि सब कुछ शांत है, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि विचार चल रहे थे शांत। दीदी विचार चल रहे थे, भैया तो विचार चल रहे थे। अच्छा। तो इसको अगर अपन सब थोड़ा सा समराइज करें तो दो तरह की क्रिया चल रही है। एक क्रिया जो मेरे शरीर में चल रही है ना, रक्त प्रवाह हो रहा है, श्वसन की क्रिया हो रही है ना, पाचन क्रिया भी हो ही रही है। अभी हम नाश्ता करके आए, पाचन क्रिया चालू है ना। और क्या, विचार भी चल रहे हैं, है ना, दिल भी धड़क ही रहा है मेरा, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो अब जो आपकी शरीर में जो क्रिया चल रही है वो आप कर रहे हैं कि वो हो रही है ना? उसको रोक सकते हैं आप, कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं दिल धड़कना थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं। जो विचार चल रहा है वो आप कर रहे हैं कि बस हो रहा है? हो ही रहा है ना। पर क्या सोचना है? जो सोच रहे हैं वो आप सोच रहे हैं कि वो अपने आप हो रहा है ना? क्या लगता है आपको? थोड़ा सा इसको जांचते हैं अपन। जैसे मेरी जो शरीर की क्रिया है वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि अभी मेरा दिल 1 मिनट में 70 बार धड़केगा या 100 बार धड़केगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। क्या सोचना है मेरे हाथ में है। आपको लगता है ऐसा कि मेरे को अभी कार के बारे में सोचना है तो हम सबके दिमाग में एक चित्र आ जाएगा कार का, ये मेरे हाथ में है? क्या लगता है दीदी आपको? मेरे विचार मेरे हाथ में है कि नहीं? अभी बहुत बार ऐसा भी लगता है कि मैं अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, वो बात भी ठीक है, पर अभी मैं कुछ चाहूं सोचना। जी, ठीक बात। जी जी। तो जैसे मैं वही बोल रहा हूं, अभी मैं आपको बोलूंगा कि अपने दिल की धड़कन को 100 बीट्स पर मिनट कर दीजिए, आप कर सकते हैं?
मैं बोलूंगा आप सब कार के बारे में सोचिए, आप सब सोच सकते हैं, है ना? तो कुछ चीज है जो हमारे नियंत्रण में है, कुछ चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये सबको जांच पा रहे हैं हम लोग? तो एक तरह की क्रिया हुई जो मेरे शरीर में हो रही है ना, उसको हम बोल रहे हैं शरीर की क्रिया। एक और क्रिया हो रही है जो मुझ में हो रही है, जो मैं कर रहा हूं। शरीर की क्रिया आप कर रहे हैं कि हो रही है? हो रही है। आप में जो क्रिया हो रही है वो आप कर रहे हैं कि हो रही है? वो आप कर रहे हैं, है ना? ये बात ठीक लगती है? इस तरीके से अगर ऐसा देखें तो मेरा जो शरीर है ये हमेशा से ही ऐसा है कि बदल रहा है। ये बचपन में छोटा था, जब जैसे जैसे समय हुआ, मेरी उम्र बढ़ी, शरीर बढ़ा हुआ, फिर एक समय के बाद शरीर बूढ़ा भी होना शुरू हो गया। परिवर्तन हो रहा है शरीर में। अब मुझे एक बात बताइए, 10 पहले आप लोग विचार कर पाते थे? 1 घंटा विचार कर पाते थे, 19 घंटा नहीं कर पाते थे, ऐसा कुछ है कि 24 घंटे विचार कर पाते थे? आज विचार कर पाते हैं? उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है कि पहले ज्यादा विचार कर पा रहे थे, अब कम विचार करते हैं? कि पहले जैसे बचपन में होता है ना, बच्चा जो होता है वो ज्यादा देर सोता है, कम देर जागता है, फिर सोने का समय कम होते जाता है ना? पर विचार ऐसा हुआ क्या आपका कि पहले आप सिर्फ 1 घंटा दिन में विचार कर पा रहे थे, 23 घंटा नहीं कर पा रहे थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े हुए आपके विचार करने का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गया, ऐसा हुआ? क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, विचार ज्यादा विचार कर पा रहे हैं वो ठीक है, पर मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा होता था कि पहले सिर्फ दिन में 2 घंटे विचार कर पा रहे हैं, 22 घंटे नहीं कर पा रहे हैं? विचार तो आपको सोते समय भी आएगा, स्वप्न में भी आ सकता है ना? तो आपके सोने या जागने, है ना, 20 साल पहले 20 साल बाद विचार पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। वो एक चीज है जो परिवर्तन नहीं हुआ, जिसमें क्रिया में परिवर्तन नहीं हुआ। क्या विचार कर रहे हैं वो चेंज हो सकता है। हो सकता है 10 साल पहले आप इसके बारे में विचार कर रहे हो कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्या कमाना है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है। हो सकता है आज विचार करे कि मेरे को ये वाली लड़की से शादी करनी है, या इस लड़के से शादी करनी है, या मेरे बेटे की इससे शादी करवानी है ना? हमारा विचार चेंज हो रहा है, पर जो क्रिया हो रही है सोचने वाली वो तो निरंतर चल ही रही है। तो मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव आपका ध्यान आकर्षण कराने का था कि जो जड़ है उसमें परिवर्तन हो रहा है, जो चैतन्य है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। ये बात ठीक लगती है? मेरे अंदर ही दोनों है, जड़ भी है, मतलब मेरे अंदर, मतलब जब मैं शरीर के साथ हूं तो मेरा शरीर जड़ है, मैं चैतन्य, मैं बना ही हुआ हूं। बिना शरीर के भी मैं हूं, शरीर के साथ भी मैं हूं, है ना? तो जब हमने प्रकृति की बात की तो प्रकृति में भैया ने बताया कि बहुत सारे तरीके के अणु हैं, है ना? जैसे उन्होंने बताया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, है ना? वैसे ही अब जितने भी परमाणु हैं, अणु हैं, राकेश भैया ने आपको यह बताया कि या तो वो अजीर्ण है या भूखे हैं। मतलब सबको अपनी आखिरी ऑर्बिट में स्टेबिलिटी चाहिए, पूर्णता चाहिए, है ना? पर पूर्णता क्यों चाहिए, एक बार वो भी थोड़ा सा जांच के देखते हैं। तो जब हम इस रूम की बात कर रहे हैं तो इस रूम में आपको क्या लगता है, क्या क्या है? आप हैं, चेयर है ना, ये व्हाइट बोर्ड है। अब इस रूम में जितनी भी वस्तुएं हैं उसको निकाल देते हैं, हवा भी निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा? खाली स्थान, स्पेस, है ना? या वैक्यूम बोल लीजिए आप उसको। तो वैक्यूम वास्तविकता हुई या नहीं हुई? वैक्यूम वास्तविकता है ना? तो ऐसा कहना ठीक रहेगा कि 2 तरीके की वास्तविकताएं हैं।
और उसको और ज्यादा तोड़ दूं मैं तो तीन तरीके की वास्तविकता है, एक प्रकृति और एक खाली स्थान है। और प्रकृति को और तोड़ दूं तो प्रकृति में जड़ है और चैतन्य है और खाली स्थान है। तो तीन वास्तविकताएं हुई, एक जड़, एक चैतन्य और खाली स्थान। इसके अलावा और कुछ वास्तविकता आपको लगता है हो सकती है? और कोई जगह बच रही है? अगर मैं इस स्थान से सारी इकाइयों को निकाल दूं, हवा भी निकाल दूं, जितना भी आपको चेयर ऑब्जेक्ट दिख रहा है सब कुछ निकाल दूं, उसके बाद आपको लग रहा है कुछ बच रहा है स्पेस के अलावा? अगर यहां स्पेस भी नहीं हो, सोच, ऐसा तो हो ही नहीं सकता स्पेस को हम निकाल दें, है ना? पर अगर मैं ऐसे सोचूं भी कि अगर स्पेस भी नहीं है तो उसके अलावा और कोई वास्तविकता बचती है क्या? नहीं पता, नहीं बचती। तो ये बात तो ठीक लग रही है कि वास्तविकता खाली स्थान है, जड़ है और चैतन्य। समय, समय क्या है? जैसे मान लीजिए 1 मीटर क्या है? 1 मीटर क्या है? 1 मीटर खुद में कोई ऑब्जेक्ट है? किसी चीज को नापने का एक मापदंड है, यूनिट है। वैसे टाइम खुद में एक वास्तविकता नहीं है, वो किसी चीज को नापने का एक मापदंड है, यूनिट है, वो वास्तविकता नहीं हुई। ये बात ठीक है? जड़ चैतन्य आ गए और खाली स्थान आ गए, व्यापक। अब इस पूरे में मैं चाहता हूं अब एक चीज पे और ध्यान दें, है ना? अगर मैं आप सभी को आज और कल और परसों ये कहूं कि अब भोजन नहीं मिलेगा, तो अब शरीर की हालत कैसी हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, 3 दिन भोजन नहीं मिलेगा और 3 दिन आपने भोजन अगले 3 दिन किया भी नहीं, तो अब शरीर की हालत आपकी कैसे हो जाएगी? कमजोर पड़ जाएगा? आपको क्या लगता है? स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। भैया आपको क्या लगता है? शरीर की हालत क्या होगी? कमजोर पड़ जाएगा। ये ठीक लग रहा है कमजोर पड़ जाएगा? आप एक चीज और सोचिए, 3 दिन खाना नहीं मिलता है, जी अंकल जी, भूख बढ़ जाएगी और शरीर की हालत, एनर्जी खत्म, है ना? पर इसी के साथ साथ एक चीज पे और ध्यान और देते हैं कि मेरे विचार करने की स्थिति क्या होगी? क्या मैं विचार नहीं कर पाऊंगा? विचार मेरे चलना बंद हो जाएंगे खाना नहीं मिलेगा तो? विचार चलता ही रहेगा, खाना मिले या नहीं मिले विचार, भूखे पेट भी चलेगा। क्वालिटी को कैसे, इसको कैसे जांचेंगे कि क्वालिटी बदल गया? विचार का क्वालिटी मतलब मैं पहले सोच पा रहा था 1 घंटा, अब मैं आधा घंटा सोच पा रहा हूं, ऐसा कुछ होगा? हो सकता है विचार करने की वस्तु बदल जाए, पहले मैं कुछ और सोच रहा था, मैं खाने के बारे में सोच रहा हूं कि खाना कैसे मिले, पर सोच तो रहा हूं। क्रिया जो हो रही है, क्रिया किस चीज के लिए हो रही है वो बदल सकता है, पर जो क्रिया हो रही है विचार करने की वो तो निरंतर। हाँ वही मैं बोल रहा हूं, विचार क्या कर रहे हैं वो चेंज हो सकता है ना? जी जी ठीक है, ठीक है, तो विचार तो अच्छे बुरे हो सकते हैं, पर हम क्रिया की बात कर रहे हैं, विचार चलने की बात कर रहे हैं। विचार तो चलते ही रहेंगे ना, है ना? जैसे बॉडी में मेरा एनर्जी लेवल ही डाउन हो जाएगा, हो सकता है मैं अभी नॉर्मल दिनचर्या में कुछ मान लीजिए एक अमाउंट ऑफ श्रम कर पाता हूं, कुछ चीज उठा के कहीं रख पाता हूं, अब मेरे पास शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो मैं उतना श्रम कर पाऊंगा? कम कम कर पाऊंगा ना, वो उसमें कमी आएगी, है ना? पर मेरे विचार करने के क्षमता में उसमें कोई कमी आएगी? तो एक बात तो हमको समझ में आ रही है कि शरीर को एनर्जी कहां से मिल रही है? खाना खाने से। हम कुछ खा रहे हैं, उससे हमें पाचन क्रिया हो रही है, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रही है। विचार कर रहे हैं हम, उसको ऊर्जा कहां से मिल रही है? खाने से तो नहीं मिल रही है, बात तय है, ये हम जांच पा रहे हैं,
उसको ऊर्जा कहां से मिल रही? क्या लगता है आपको? सोचने का विषय है या नहीं है ये? ठीक बात है, वो खुद में ऊर्जित है, पर उसके ऊर्जा का सोर्स है क्या? किससे ऊर्जित है? वो खुद ऊर्जा है, हम खुद ऊर्जा हैं। पर ये तो हम जांच लिए, प्रकृति में जो भी चीज है मैं उसको खा भी ले रहा हूं तो मेरे शरीर को ऊर्जा मिल रही है। हवा नहीं ले रहे, हवा लेने नहीं लेने से शरीर को फर्क पड़ रहा है। 1 मिनट आप हवा मत लीजिए, नाक बंद कर लीजिए, है ना, शरीर को घुटन होगी, विचार आपके चलते रहेंगे। ये जांच सकते हैं हम, इसको जांच लेते हैं, विचार चलते रहेगा। तो इससे तो फिर आप जो बोल रहे हैं कि हवा से हो सकता है ऊर्जा मिल रही हो, शरीर को तो ऊर्जा मिल रही है ना, शरीर को बाहर से ऊर्जा मिल रही है, खाना खा के, पानी पी के, है ना, पर विचारों में ऊर्जा कहां से आ रही है? ये कैसे जांच पाएंगे? ठीक है, तो बहुत बढ़िया कहा दीदी आपने, पर इसको थोड़ा सा ना जांचते हैं। तो हमने क्या कहा, 3 वास्तविकताएं हैं, जड़ है, चैतन्य है और स्पेस है, व्यापक। जी अंकल। हाँ, और क्या है? लाइट। हाँ तो लाइट, लाइट कोई वस्तु है या किसी? सही बात है। लाइट आपको कब दिखती है? जब प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है ना। आपने आग जलाई, है ना, उस आग का प्रकाशन, अब मैंने मान लीजिए सन है ना, लाइट आ रही है, जिस तरफ प्रकाश पड़ रहा है वो वस्तु आपको दिखेगी। हाँ हाँ, लाइट का बीम नहीं दिखेगा। सिर्फ आपको वस्तु है तो प्रकाश में वस्तु दिखेगी। अगर वैसा होता तो हमने सौरमंडल का इमेज देखा है, सूरज है ना, फिर बहुत सारे ग्रह है, हर ग्रह के बीच में हमको काला क्यों दिख रहा है? और अगर काला है तो क्या वो अंधेरा है या क्या है? हाँ, वो तो वैसा ही दिखता है ना, बीच में हमको पूरा काला दिखता है। जैसे चंद्रमा और धरती की बात करें तो बीच में क्या दिखता है? पूरा काला। तो क्या बोलेंगे, वहां अंधेरा है या कुछ भी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां पे एक वस्तु है, यहां पे एक वस्तु है, ये दोनों वस्तु दिख रही है, बीच में कुछ नहीं दिख रहा? तो उसको क्या कहा जाएगा? इसके बीच में अंधेरा है। जैसे आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, बीच में कुछ नहीं दिख रहा, तो इसको यह कहा जाएगा कि बीच में कोई वस्तु है पर अंधेरा है इसलिए नहीं दिख रहा, या बीच में कुछ वस्तु है ही नहीं, है ही नहीं, है ना। तो किसी चीज का प्रकाशन कब दिखता है हमको? जब बीच में वस्तु आती है। तो मान लीजिए ये सूरज है ना, अब जो इसका प्रकाश है वो धरती पर पड़ रहा है तो हमको धरती दिख रही है। बीच में हमको ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कोई बीम बना हुआ दिख रहा है कि वो हमारे इमेजिनेशन में है? हम टॉर्च जलाते हैं तो हमको लग रहा है ऐसा दिख रहा है, पर वो क्यों दिखता है? क्योंकि बीच में हमको एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। नहीं है जी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं, वो इसका प्रकाशन है।
इसका प्रकाशन हर तरफ है, तो जहां पे भी ऑब्जेक्ट आएगी वहां आपको लाइट दिखेगी। अब इसका प्रकाशन यहां पे, अब धरती आ गई तो यहां पे क्या होगा, दिन, और इधर रात, है ना। तो यहां पे जो रात है, नहीं, प्रकाश वास्तविकता है, प्रकाश वास्तविकता है, पर वो इकाई नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं, वो इकाई का प्रकाशन है। हाँ, इकाई मतलब किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, वो उसका बेसिकली उसका ऐसा बोल सकते हैं कि उससे जो क्रिया हो रही है उसका वो एक तरीके से प्रदर्शन है। ठीक है, मैं कहां पे था, मेरे को थोड़ा सा आप याद दिला सकते हैं क्या इसके पहले? हाँ, ठीक बात, ठीक बात। हाँ, अब जो मैं हूं, मेरे पास वास्तविकताएं तीन है, एक जड़ है, एक चैतन्य है, और एक व्यापक है, खाली स्थान। मेरे को जड़ से तो, मेरे विचारों को जड़ से तो ऊर्जा नहीं मिल रही है, वो मैंने खा के भी देख लिया, नहीं भी खा के देख लिया तो प्रूव हो गया भाई इससे तो नहीं मिल रही। अब बचता है व्यापक। इसीलिए व्यापक को मूल ऊर्जा कहा गया है। मूल ऊर्जा में जितनी भी इकाइयां हैं, मूल ऊर्जा में होने से हम सब ऊर्जित हैं। हमको व्यापक से ऊर्जा मिल नहीं रही है, व्यापक कुछ कर नहीं रहा है ना। हमको दिख रहा है क्या कुछ, या फील भी हो रहा है कि ऊर्जा मिल रही है? व्यापक में होने से हम सब ऊर्जित हैं। हम क्योंकि मूल ऊर्जा में है, इसको ना हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए एक बाल्टी है बड़ी सी, है ना, इसमें भरी है चाशनी, ठीक है। अब इसके अंदर जाता है एक रसगुल्ला, ठीक है। रसगुल्ला जैसे ही अंदर गया, चाशनी से वो क्या हो जाएगा, भीग जाएगा, चाशनी में डूब भी जाएगा और चाशनी से घिर भी जाएगा। वैसे ही जितनी भी इकाइयां हैं सब व्यापक में डूबी, भीगी और घिरी है ना। क्या ये इसको भिगा रहा है, ये कुछ कर रहा है? चाशनी, चाशनी कुछ कर नहीं रहा है ना, वो बस है। रसगुल्ला चाशनी में है, रसगुल्ले के अंदर भी चाशनी है, रसगुल्ले के बाहर भी चाशनी है ना, और चाशनी से वो घिरा हुआ भी है, भीगा हुआ भी है, और चाशनी में डूबा हुआ भी है। वैसे ही जो परंपरा ने पहचानने की कोशिश की ईश्वर को, जहां पर हम ये बात करते ही हैं कि कण कण में ईश्वर है ना, तो एक स्थिति तक तो पहचान पा रहे थे हम, बस उसको सही तरीके से इंगित नहीं कर पा रहे थे। तो जो पूरा इंगित नहीं कर पा रहे थे उसको अच्छे से इंगित करने का एक अच्छा प्रस्ताव दर्शन दे रहा है। वैसे ही जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूबा भीगा घीरा है, डूबे भीगे खीरे होने से ही चाशनी रसगुल्ले में है, रसगुल्ले में मिठास है। वैसे ही जितनी भी इकाइयां हैं, मैं, आप, है ना, जितनी भी इकाइयां आपको दिख रही है चारों तरफ, सब व्यापक में डूबी भीगी और घिरी है। डूबी भीगी और घिरी होने से हम सब में वो मूल ऊर्जा हमको प्राप्त ही है। व्यापक कुछ कर नहीं रहा है, तो इसीलिए व्यापक क्रिया शून्य है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा। क्रिया शून्य में इकाइयां होने से हम सब में क्रियाशीलता है ही, है ना। जो दीदी आपने कहा कि क्रियाशील हम है ही, है ना। मूल ऊर्जा में होने से हम सब में ऊर्जा है, ऊर्जा प्राप्त है ना। दूसरा, व्यापक पारगामी भी है। पारगामी का मतलब, जैसे यहां पे कुछ नहीं है, मैं इसके आर पार जा सकता हूं। पारदर्शी भी है,
मैं आपको तभी तो देख पा रहा हूं क्योंकि भले बीच में व्यापक तो है, पर अगर बीच में व्यापक पारदर्शी नहीं होता तो मैं आपको नहीं देख पाता, है ना। तो इसीलिए व्यापक पारदर्शी भी है, पारगामी भी है। व्यापक की कोई सीमा है? स्पेस की कोई सीमा है आपको लगता है? अभी मैं इधर आ गया, स्पेस तो वहीं का वहीं है, मैं इधर आ गया, स्पेस यहां भी, हर जगह स्पेस है। व्यापक को बांटा जा सकता है, उसमें कोई सीमा बनाई जा सकती है, इसीलिए व्यापक असीम है, इसीलिए व्यापक निराकार है। अभी हम क्वांटिटी कैसे बोलते हैं? ये कितनी पेन है? एक, है ना। ये कैसे पहचाना आपने? आपने इसके आकार को देखा, इसकी सीमा को देखा, है ना। इसकी सीमा से पता चला ये एक है। अब ये कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 2। कैसे पहचाना आपने? इसकी सीमा से, है ना। क्योंकि व्यापक की कोई सीमा नहीं है, इसलिए व्यापक निराकार है, इसीलिए व्यापक शून्य है। इसीलिए व्यापक शून्य है, व्यापक निराकार है ना, और व्यापक असीम है। शून्य क्यों है? क्योंकि उसमें कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह फैला हुआ है। हाँ, ये आप, मैं आपका ध्यान दिला पा रहा हूं वहां पे जो हम बात कर रहे हैं, आप उसका दिमाग में चित्रण बना पा रहे हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है नहीं ऐसा नहीं है तो हम इस पे और बात कर सकते हैं, है ना। अब व्यापक हर जगह है। आप ऐसा सोच सकते हैं जहां पे बिना व्यापक की कोई वस्तु हो, व्यापक में कोई वस्तु नहीं हो, यह तो हो सकता है ना। व्यापक में कोई वस्तु नहीं हो, ऐसा हो ही सकता है। क्या लगता है आपको? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। व्यापक में कोई वस्तु नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बात ठीक है, मैं बोल रहा हूं यहां पे जो स्पेस है, यहां पे कोई वस्तु नहीं है, ऐसा तो हो ही सकता है ना। इतने से स्पेस में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मान लीजिए मैं एक डब्बा लेता हूं, डब्बे से वैक्यूम से सब कुछ बाहर निकाल देता हूं, अब तो व्यापक में कुछ नहीं रहा स्पेस में, तो ये तो हो ही सकता है। हाँ, व्यापक तो है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। ये डब्बा है, इस डब्बे से मैं सक्शन से सब कुछ बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, खाली स्थान है, व्यापक है। तो व्यापक में कुछ नहीं है, ऐसा तो हो ही सकता है। ये बात ठीक लग रही है। पर कोई भी वस्तु जो होगा, वस्तु जहां भी होगी व्यापक में ही होगी, बिना व्यापक के वस्तु नहीं होगी, क्योंकि व्यापक हर जगह है ना। ये बात ठीक लग रही है। तो व्यापक हम सबको प्राप्त ही है। अब व्यापक कुछ करता भी नहीं है, व्यापक बस है ना। मूल ऊर्जा है, क्रिया शून्य है। तो क्योंकि व्यापक में हम जितनी भी इकाइयां हैं सब डूबी भीगी घिरी है, व्यापक में डूबी भीगी घिरी होने से हम सब में एक प्रेरणा प्राप्त है। क्या प्रेरणा प्राप्त है? जैसा व्यापक है वैसे हो जाने की प्रेरणा प्राप्त है। क्योंकि जितनी भी इकाइयां हैं, हाँ, जितनी भी इकाइयां हैं व्यापक में डूबी भीगी और घिरी हैं। व्यापक कुछ करता है, क्रिया शून्य है ना। वो हमेशा विश्राम की स्थिति में ही है। वही मूल ऊर्जा है, वही ज्ञान है, वही ज्ञान है, वही चेतना है ना। और व्यापक कुछ नहीं करता। तो व्यापक में डूबे भीगे और घिरे होने से हम सब में वो प्रेरणा प्राप्त है, जैसा व्यापक है वैसा हो जाने की। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है वो देखते हैं। अब ये चीज तो हम समझ रहे हैं कि सबको ही पूर्णता की
प्रेरणा प्राप्त ही है। अब जब हम यहां पे बोल रहे हैं केवल ही होना चाहते हैं अपने आखिरी परिवेश में, या तो या 8 अंश या 18 या 32 अंश करके वो स्टेबल होना चाहते हैं, है ना। स्टेबल क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि वो व्यापक में है। ठीक है, साइंस इसका उत्तर तो नहीं देता कि इसका उत्तर तो है कि स्टेबल होना चाहते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या लेते हैं, पर क्यों होना चाहते हैं उसका उत्तर नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग जांचिएगा। क्योंकि व्यापक में है, व्यापक क्रिया शून्य है ना, व्यापक विश्राम में, व्यापक कुछ नहीं करता, व्यापक पूर्ण है, पूर्ण में है, इसलिए पूर्ण जैसा बनने की प्रेरणा है। आप सुखी ही क्यों होना चाहते हैं, दुखी होना क्यों नहीं चाहते? यह भी सोचने का मुद्दा है ना। हम सब सुखी ही क्यों होना चाहते हैं, कोई दुखी होना चाहता क्यों नहीं है, यह भी सोचने का मुद्दा है ना। तो इसको भी समझते हैं। तो जितने भी परमाणु हैं सबको पूर्णता की प्यास है क्योंकि वो व्यापक में है। उनमें से ही कोई परमाणु गठन पूर्ण होके चैतन्य बना है। अब क्योंकि ये गठन पूर्ण हो गया है, अब ना इसको अंश देने की जरूरत है ना अंश लेने की, है ना। गठन पूर्ण होने से अब क्या हो रहा है, अब गठन पूर्णता के बाद भी प्यास बची ही है व्यापक जैसा है वैसे होने की, है ना। ये मेरा फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन मेरा चेंज होके अब फाइनल स्टेट में पहुंच गया। अभी जो भी चेंजेस हुए वो मेरे फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में हुए, है ना। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? जो मेरी रचना थी, रचना जो मैं बोल रहा था कि जीवन में रचना तो हुई है, विरचना नहीं होगी अब, क्योंकि ये फाइनल स्टेट में पहुंच गया है। यही गठन पूर्णता है। गठन पूर्णता भी क्यों हुई? क्योंकि हम व्यापक में डूबे भीगे घिरे हैं। ये बात ठीक लगती है? हाँ, मैं वही मैं इसीलिए बोल रहा था कि हम सबको पूर्णता की प्यास तो है ही। हम सब पूर्ण ही क्यों होना चाहते हैं? क्यों होना चाहते हैं? इसीलिए हमने सबसे पहले क्या डिस्कशन किया कि वास्तविकताएं क्या क्या है। इसके अलावा और कोई वास्तविकता हम ढूंढ पाए, सोच पाए? नहीं सोच पाए। एक ही वास्तविकता बची, व्यापक, जो क्रिया शून्य है, जहां कोई भी क्रिया नहीं हो रही, है ना। और हम सब में ऊर्जा तो है ही, तो ऊर्जा का स्तोत्र होगा क्या? क्योंकि सारी चीजें व्यापक में है, व्यापक ही मूल ऊर्जा है, मूल ऊर्जा में होने से ही हम सब ऊर्जित हैं। ठीक है, क्योंकि व्यापक पूर्ण है, क्योंकि हम सब पूर्ण में हैं, इसीलिए हम पूर्ण होना चाह रहे हैं। इसीलिए सारे परमाणु पूर्ण होना चाह रहे हैं। पूर्णता के लिए ही गठन पूर्णता है ना। अब हो क्या रहा है, बहुत गहरे में हमने अपने आप को क्या मान लिया है? शरीर। कभी ध्यान गया नहीं कि मैं शरीर के अलावा भी कुछ हूं, है ना। क्योंकि बहुत गहरे में शरीर मान रखा है, और फाइनली हमको चाहिए क्या? विश्राम। तो शरीर के विश्राम को ही मैंने विश्राम मान लिया है। ये बात ठीक लग रही है? क्योंकि मैं जिस व्यापक में हूं, व्यापक पूर्ण है, व्यापक हमेशा विश्राम में ही है, वो कुछ कर नहीं रहा है ना, क्रिया शून्य है। इसलिए मुझे भी विश्राम की प्रेरणा प्राप्त ही है, इसीलिए मैं सुखी ही होना चाहता हूं, निरंतर सुखी। जब हम बात कर रहे हैं मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूं, मतलब मैं निरंतर विश्राम की स्थिति में आना चाहता हूं, है ना। पर क्योंकि गहरे में खुद को शरीर मान रखा है, शरीर के शारीरिक सुख को ही मैंने गहरे में विश्राम मान लिया है। इसीलिए जो भी प्रयास हो रहा है हमारा, अभी जो भी प्रयास हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है?
भौतिक सुविधाओं के लिए, जिससे शरीर को सुख मिल रहा है ना। शरीर को विश्राम देने के पीछे लगे हैं, क्योंकि खुद को शरीर मान लिया है। पर विश्राम चाहिए किसको? जीवन को। ठीक है, अब मैं ना बस एक आखिरी एग्जांपल और देता हूं, उसके बाद इसको मैं फिर आपके पास छोड़ूंगा। तो जैसे दो वास्तविकताएं हैं, एक शरीर है, एक चैतन्य है, तो दोनों की जरूरतें भी, कुछ जरूरतें भी है ना। शरीर की जरूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, छत, है ना। ठीक बात लग रही है ये? कि बिना उसके हम लोग, शरीर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वैसे ही आपकी भी कुछ आवश्यकता है। क्या क्या आवश्यकता होगी आपकी? स्नेह, सम्मान, प्रेम, ज्ञान, शांति, सुख। ये बात ठीक लग रही है? अब सोचिए कि मैं आप सभी को अपने घर बुलाता हूं, है ना। मैंने घर बुलाया दीदी आपको। अब मेरे कुछ मित्र आए, है ना, मैं उनको बता रहा हूं कि आप दीदी से मिलिए, दीदी हैदराबाद से आई हैं, दीदी में बहुत जिज्ञासा है, बहुत अच्छा व्यवहार है। आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। फिर मैं अपने परिवार वालों से भी मिलवाता हूँ आपको कि दीदी हैदराबाद से आई है, हमारे साथ 4 दिन रुकी थी, है ना। दीदी बहुत अच्छे प्रश्न करती है, बहुत अच्छी जिज्ञासा है ना। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। अब दोपहर का समय हो जाता है ना। मैं बोलता हूँ दीदी मैं खाना खा के आता हूँ और आपको खाने के लिए नहीं पूछता हूँ। कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। अब ऐसे करते करते दिन भर हो गया है, आपने कुछ खाना नहीं खाया है, अब आपकी स्थिति कैसी होगी? भूख लग रही होगी, गुस्सा आएगा कि कैसा आदमी है, बुला लिया और खाना भी नहीं खिला रहा है ना। अब मान लीजिए अगली बार मैं आपके घर आता हूं, ठीक है। अब जैसे ही मैं घर आता हूं, आप मेरे को खाना खिला देती हैं कि खाना खा लो, आपको तो पता ही नहीं खाना भी खिलाना होता है। मेरे को कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। मैं खाना खा पाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा। अगली बार आप फिर मेरे घर आती है। अब मेरे को याद है कि पिछली बार मैं दीदी के घर गया था, तो दीदी ने बोला था कि ये लो खाना खा लो, आपको खाने से ही मतलब है ना। तो दीदी को मैं बोलता हूँ कि आपको बाकी लोग से बातचीत से क्या लेना देना, आप खाना ही खाओ और फिर अपना देख लो। आप खाना खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, है ना। तो इससे दो चीजें समझ में आती है। मेरी दो तरीके की जरूरत है, एक मेरी मानसिक जरूरतें हैं और एक मेरी भौतिक या शारीरिक जरूरतें हैं। खाना किसकी जरूरत है? मेरे शरीर की शारीरिक जरूरत। जो मैं आपको सम्मान दे रहा था वो किसकी जरूरत है? मानसिक जरूरत, वो आपकी जरूरत है ना। तो जब मैं आपको सिर्फ मानसिक, आपकी सिर्फ मानसिक जरूरत पूरी कर रहा हूं, तो आपका काम चल जा रहा है? नहीं चल रहा। भूख तो लगी रही है, खाना तो खिलाया ही नहीं इस आदमी ने, है ना। इतना कंजूस आदमी है, या इसको समझ ही नहीं आता कि खाना भी खिलाना होता है। दूसरा, खाना तो आपने मेरे को खिलाया था पर सम्मान नहीं दिया, उस पर भी मेरा काम नहीं चला, है ना। तो मेरे को मेरी मानसिक आवश्यकताओं की जो मेरी जरूरत है उसकी भी पूर्ति चाहिए, और जो शारीरिक आवश्यकताओं की है उसकी भी पूर्ति चाहिए। दोनों जरूरतों की पूर्ति चाहिए और दोनों साथ साथ चाहिए। सिर्फ एक मिल जाएगा तो उससे काम नहीं चलेगा, है ना। तो मान लीजिए आप घर आए और बीवी ने बोला मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, और आप बोल रहे खाना, तो बोल रही वो तो नहीं है। तो उससे काम चलेगा आपका? नहीं चलेगा। और वही आपको रोटी फेंक के दे दे, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करे, तो भी आपका काम चलेगा? नहीं चलेगा। आपको रोटी भी चाहिए और सम्मान से, प्रेम से, है ना।
तो मेरी मानसिक आवश्यकताएं भी पूरी होनी चाहिए और मेरी भौतिक आवश्यकताएं या शारीरिक आवश्यकताएं भी पूरी होनी चाहिए। पर अभी परंपरा में हुआ क्या, उसको थोड़ा पीछे अगर देखते हैं तो आदर्शवाद ने क्या कहा कि जो भी शरीर है वो जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है ना। जो भी इंद्रिय है वही आपके दुख का, इंद्रिय सुख है वही आपके दुख का कारण है। सारी इंद्रिय सुख को त्याग दो, खाना खाना छोड़ दो, है ना, संबंध छोड़ दो। ठीक है, इससे हुआ क्या कि अंत में आपको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख कैसे मिलेगा, मोक्ष से। मोक्ष कब मिलेगा, मरने के बाद। अब मरने के बाद जिसको मिला वो बता पाएगा। तो एक सेट ऑफ जनरेशन थी जो आस्थावश इन चीजों को जिन्होंने मान लिया, है ना। पर अब की जो जनरेशन है, आप देखेंगे जो बच्चा है वो खाना ज्यादा मांगता है कि सवाल ज्यादा पूछता है। तो जब हम सवाल पूछने लगे कि भाई मिलेगा कैसे, जो भी सुख है मिलेगा कैसे, और मरने के बाद मिले तो मिले वो कैसे पता चले, तो फिर दूसरा विकल्प आया भौतिकवाद का, जिसने बोला कि भाई मरने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो नहीं पता, पर जीते जी तो दे ही सकते हैं। मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। जैसे आदर्शवाद में स्वर्ग की बात, स्वर्ग का चित्रण कैसा है, अगर आप सोचे स्वर्ग कैसा है तो कैसा लगता है आपको, क्या होगा स्वर्ग में। स्वर्ग में बहुत ऐसा कुछ विशाल सा कुछ होगा, वहां पे अप्सराएं नाच रही होगी, गाना बज रहा होगा, है ना, इंजॉयमेंट का माहौल होगा, है ना। वैसे ही या अप्सराएं नाच रही होंगी, या हूर नाच रही होगी, या एंजल्स होंगी। हर धर्म में कुछ ना कुछ चित्रण है ही, कुछ ना कुछ चित्रण है ही। पर इस पूरे चित्रण में आपने कभी ऐसा देखा कि आदमी नाच रहा है, नाच तो औरत ही रही है उसमें, अप्सराएं नाच रही है, हूर नाच रही है, एंजल नाच रही है, आदमी को नचाया ही नहीं। तो स्वर्ग सिर्फ आदमी के लिए कि औरत के लिए भी है। तो एक इंटरेस्टिंग बात यह भी रही कि आदर्शवाद में जो चित्रण है वो भी पुरुषों ने ही बनाया है ना। जितने भी धर्म आप देख लीजिए, सब में एक समानता आपको दिखेगी। अब बात क्या है कि आदर्शवाद में वो मिलेगा नहीं मिलेगा इसका ज्यादा क्लैरिटी नहीं, इसको जांच भी नहीं पा रहे थे। तो भाई दूसरा प्रस्ताव आया कि जो मिलेगा आपको शरीर के साथ जीते जीते ही मिल जाएगा। अप्सरा चाहिए, डांस बार खोल दिए, है ना। जो भी खाना चाहिए, स्वादिष्ट खाना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट हो गए, और अब स्विगी जोमेटो भी हो ही गया। एक बटन पे स्वादिष्ट खाना आपके घर पे, है ना। तो जितनी चाहिए, जो चाहिए, जितनी चीज चाहिए आपको, सुखी होना है, घर ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, हेलीकॉप्टर ले लीजिए, कोई अंत नहीं है। हम सब ने भोग कर देख लिया। आपने जो भी सोचा था कि मेरे पास फोन आ जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, या मेरे पास गाड़ी आ जाएगी तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ी देर तो अच्छा लगा, पर क्या वो निरंतर रह पाया। अब क्योंकि सुख कितना चाहिए, निरंतर। सम्मान कितना चाहिए, निरंतर। पर भौतिक वस्तुओं से सुख कितना मिल रहा है, क्षणिक, है ना। तो कितना भौतिक वस्तुओं का हमको भोग करना पड़ेगा कि निरंतर सुख मिल जाए, अनंत। अब उस चक्कर में हम सब भौतिक, ज्यादा से ज्यादा भौतिक वस्तुओं का भोग करने लग गए। अब इससे हुआ क्या कि जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा कपड़ों का उत्पादन कर दिया, जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा खाने का उत्पादन कर दिया। एक इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूं आपको कि मोटा मोटा 4 ट्रिलियन टन खाना हम सालाना वेस्ट करते हैं। हमने ये भी सुना है कि कुछ देशों में भूखमरी है ना, पर उसके बाद भी हम 4 ट्रिलियन टन खाना वेस्ट करते हैं। क्यों वेस्ट करते हैं, ताकि मार्केट में डिमांड बनी रहे,
है ना? कपड़े हमने इतने बना लिए हैं कि अगले 150 साल तक कपड़े नहीं बनाएंगे तो भी कपड़े खत्म नहीं होंगे। कारें इतनी हैं कि कारों को डंप करने के लिए हमने अलग से कंपनियों ने रेगिस्तान में जगह खरीद रखी है। तो समझने की बात यह है कि सुखी होने के चक्कर में जितने भी प्रयास हुए क्यों हुए हैं? सुखी होने के लिए। अब आदर्शवाद में सुख का पता चला नहीं, है ना? और भौतिकवाद में ऐसा लगा कि सुख मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा भोग कर पाए, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन हो गया है। अब सारी चीजें आ कहां से रही है? मानव खुद से बना रहा है कि धरती से आ रही है? धरती से आ रही है। अब इस चक्कर में हुआ ये कि जो आपकी सबसे बेसिक आवश्यकता है, बेसिक आवश्यकता क्या है आपकी? आपको क्या लगता है आपकी सबसे बेसिक आवश्यकता क्या है? मकान और रोटी कपड़ा मकान। सबसे बेसिक आवश्यकता है आपकी हवा। बिना हवा के आप 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते, शरीर खत्म हो जाएगा। तो उस चक्कर में हमने जो सबसे बेसिक आवश्यकता है वो ही खराब कर दी। इतना कार्बन एमिशन कर दिया, इतनी ग्लोबल वार्मिंग कर दी, इतना एयर पोल्यूशन कर दिया कि जो सबसे बेसिक आवश्यकता है हवा, वो खराब हो गई। पानी, आपको लगता है पानी पीने लायक बचा है? और बचा भी है तो बहुत सारा बचा है। खाना, आप जो खा रहे हैं बहुत पौष्टिक खाना खा रहे हैं, आपको लगता है? ये हुआ क्यों? सुख के प्रयास में, क्योंकि हमने इतना ज्यादा उत्पादन कर दिया। अब मान लीजिए 1 एकड़ की जमीन में 1 क्विंटल अनाज उगेगा, मान लेते हैं। अब ज्यादा लोगों की भूख या सुख की पूर्ति के लिए ज्यादा अनाज उगाना पड़ेगा। अब खाना तो ज्यादा पड़ेगा ना, जब खुद को शरीर मान रखा है। तो उसके लिए वो नेचुरली उग जाएगा कि उसमें केमिकल्स डालने पड़ेंगे। तो इससे अल्टीमेटली जो जमीन है, जो हमारा खाना है, वो अच्छा होगा कि खराब होगा? खराब होगा। तो हम लोग बुद्धिमान हैं कि हम लोग बेवकूफ हैं, जो हमने इतना बढ़िया धरती को और बढ़िया कर दिया कि खराब कर दिया? खराब कर दिया। तो भौतिकवाद से यह भी समझ में आया कि जो चाहिए था, जो बोल रहे थे कि मिल जाएगा, वो मिला कि नहीं मिला? मिल गया होता तो यहां नहीं बैठे होते हम लोग, है ना? तो भौतिकवाद से जो कहा जो मिल जाएगा, वो मिला नहीं, है ना? और उल्टा जो चीज जरूरी थी वही खराब कर दी। तो जब हम चारों अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, पदार्थ अवस्था, जीव अवस्था, प्राण अवस्था, ज्ञान अवस्था, है ना? तो जब हम चारों अवस्थाओं को देखते हैं तो जीव अवस्था और पदार्थ अवस्था, जितने भी जानवर हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं, वहीं पे मलमूत्र देते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए पूरक भी हो पाते हैं, उपयोगी भी हो पाते हैं। वैसे ही प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था देखेंगे तो पेड़ कहां से निकल रहा है? जमीन से। पेड़ मरने के बाद कहां जा रहा है? वापस जमीन में, वापस जमीन की उर्वरता बढ़ा रहा है। मानव जीव से भी ले रहा है, पदार्थ अवस्था से भी ले रहा है, प्राण अवस्था से भी ले रहा है। दे क्या रहा है? सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और बहुत सारे पॉल्यूशन, जिसको एक शब्द में अगर हम बोले तो ग्लोबल वार्मिंग। पूरे धरती का ही तापमान बढ़ा दिया। और मानवकृत व्यवस्था को भी अगर देखें समाज में या परिवार में, तो आपको लगता है कि कुछ दे पा रहे हैं हम? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सुखी होने के लिए, अगर आप शरीर हैं और ज्यादा से ज्यादा सुखी होना है आपको, तो देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। नहीं, अगर आप शरीर मान रखे हैं हम खुद को और निरंतर सुखी होना चाहते हैं, तो उसे ज्यादा से ज्यादा लेना ही पड़ेगा ना। देने से तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए दे भी नहीं पा रहे हैं, लेना तो चल ही रहा है। इसलिए समाज नहीं बचा है, समाज हो गया है बाजार, है ना?
इसीलिए तीसरा विकल्प आया है मध्यस्थ दर्शन, जो जीवन और शरीर दोनों वास्तविकता है, दोनों को अलग अलग तरीके से देखने के लिए बताता है, और यह भी बताता है कि जीवन अलग है, उसकी आवश्यकता अलग है, शरीर अलग है, उसकी आवश्यकता अलग है। अब जो जीवन की आवश्यकता है वो कहां से पूरी होगी? रोटी से पूरी होगी, कपड़े से, मकान से? सुख कहां से मिलेगा, सम्मान कौन देगा, प्रेम कहां से मिलेगा? संबंध से, है ना? तो इसीलिए हम जब बात कर रहे हैं कि अगर मैं पूरा अस्तित्व समझ भी लूं, है ना, पूरा सत्य समझ लूं और साथ में व्यवहार नहीं कर पाऊं तो कोई फायदा नहीं। तो यात्रा मेरी शुरू तो न्याय को समझने से ही होगी। जब मैं न्याय को समझूंगा तो ही मेरे को सत्य समझ में आएगा, है ना? तो ये बात ठीक लग रही है आपको? अब ये एक दो पॉइंट्स है, इस पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। भैया समय हो गया है क्या? जी भैया। अच्छा, अब अल्टीमेटली जब भी मैं सुखी होता हूं या दुखी होता हूं तो मेरे सुख दुख का कारण है क्या? जब भी मैं सुखी होता हूं या दुखी होता हूं, मेरे सुख दुख का कारण क्या है? आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग, मेरा पति, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बच्चे, यही मेरे सुख दुख का कारण है, ऐसा ही लगता है। अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि हम अपने जीवन में प्रॉब्लम से परेशान होते हैं कि नहीं होते? क्या लगता है आपको? होते हैं, नहीं होते? होते हैं, प्रॉब्लम से परेशान होते हैं। हम सभी अपने लाइफ में प्रॉब्लम आने से परेशान होते हैं। ये बात ठीक लग रही है आपको? फिर से मैं प्रश्न पूछूंगा कि हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम से परेशान होते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होने से परेशान होते हैं? तो हमारे परेशानी का कारण क्या है? सॉल्यूशन का होना नहीं होना कि प्रॉब्लम का होना नहीं होना? सॉल्यूशन का नहीं होना ही हमारा सुख दुख का कारण है ना? तो इसको और जांच लेते हैं, है ना, कि आपकी गाड़ी खराब हो गई, वो आपके लिए प्रॉब्लम है ना? उससे आप लोग परेशान होंगे। ये प्रॉब्लम सेम मैकेनिक के लिए भी है, पर वो उससे परेशान होगा कि खुश होगा? खुश होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज आपके लिए प्रॉब्लम है और दूसरे के लिए खुशी, है ना? मैकेनिक के लिए सुख का कारण इसलिए है क्योंकि उसको गाड़ी ठीक करना आता है। आपके लिए दुख का कारण इसलिए है क्योंकि आपको गाड़ी ठीक करना नहीं आता, है ना? तो मूल बात यह है कि जब मेरे पास किसी चीज का सॉल्यूशन होता है, मैं उस चीज से सुखी होता हूं। जब मेरे पास किसी चीज का सॉल्यूशन यानी समाधान नहीं होता तो मैं उससे दुखी होता हूं। तो मेरे दुखी होने का कारण समाधान का नहीं होना है। ये जांच पा रहे हैं हम लोग? तो जब हम बात करते हैं, जब मैं समाधानित रहूंगा तो मेरे भाव कैसे होंगे? पूर्ण, और विचार समाधानित। तो जब मेरे पास समाधान नहीं होता तब मेरे पास भाव का अभाव होता है और विचारों में अंतर्विरोध, और वही मेरे दुख का कारण। तो जब मेरे पास भाव की कमी होती है ना, और विचारों में समाधान भी नहीं होता, तो खुद में विश्वास आता है। इसको कैसे जांच सकते हैं हम? मान लीजिए कल आप सबका एग्जाम है ना, मैथ्स का एग्जाम है, और आपने पढ़ाई कुछ भी नहीं करी है ना? अब आपकी स्थिति कैसी होगी एग्जाम के दिन? पेपर देने का ही मन नहीं करेगा कि बस कैसे भी करके बारिश हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए।
ठीक, या जो मेरे टीचर है उसकी तबीयत खराब हो जाए ताकि वो आए ही नहीं, है ना। तो स्वयं में विश्वास नहीं होने से मेरे विचारों में अंतर्द्वंद भी बना ही रहता है और भाव में भी अपूर्णता या अभाव बना ही रहता है। तो जब मेरे पास समाधान होता है, अब दूसरी स्थिति, आपने पूरी अच्छे से पढ़ाई कर ली है ना, बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर लिया है, सारा पेपर 4 बार सॉल्व कर लिया है। अब जब आप पेपर देने जाएंगे तो अब आपकी स्थिति कैसी होगी? कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि अब जो आए बढ़िया है ना। और जिस चीज के बारे में आपको आपने पढ़ाई नहीं की है, छूट गया है, तो क्या सोचेंगे, बस इस सब्जेक्ट से या इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ जाए, है ना। तो जिस सब्जेक्ट में लाइफ में आपके पास समाधान है, उस सब्जेक्ट के लिए आपके पास विश्वास है, कॉन्फिडेंस। जहां पे आपके पास समाधान नहीं है, वहां पे आपके पास स्वयं के पास विश्वास नहीं है, वही मेरे दुख का या चिंता का कारण है ना। तो जब मैं मानव मानव संबंध में विश्वास के साथ रहता हूं, तो वही मेरे दुख का, वो मेरे सुख का कारण होता है। और जब भी मानव मानव संबंध में अविश्वास होता है, तो उसी से मैं दुखी होता हूं। इसको कैसे जांच सकते हैं हम? कैसे जांच सकते हैं? कल हमने बहुत गहरे में इस पे चर्चा की ही थी, है ना। तो मूल बात, वो मानव मानव का संबंध हो या मेरा खुद के साथ संबंध हो, जब भी मेरे पास समाधान होगा, समझ होगी, है ना, मेरे अंदर विश्वास रहेगा, जब मेरे पास विश्वास रहेगा, मेरे भाव में पूर्णता होगी, भाव में अभाव नहीं होगा, मेरे विचारों में अंतर विरोध नहीं होगा, वही मेरे सुख की स्थिति होगी। ये बात ठीक लग रही है? तो मोटा मोटा मेरे को लगता है हमने दिन भर की कल जो चर्चा थी उसको थोड़ा अलग अलग आयाम से जांचने की कोशिश की है ना। आप लोग इस बारे में थोड़ा और सोचिएगा। बाकी अगले सत्र से फिर रविकांत भैया शिविर को आगे बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन पूछूं क्या? प्रश्न पूछूं? हेलो, जी क्वेश्चन नहीं, पहले तो संगीत या नृत्य है, ये जीवन का रिक्वायरमेंट है कि शरीर का रिक्वायरमेंट है? पहले ये क्वेश्चन है, इस पे डिपेंड करेगा आगे का। तो किसका रिक्वायरमेंट है ये? संगीत है, मेरे को संगीत अच्छा लगता है, तो शरीर के लिए तो संगीत की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। तो मेरा जीवन का रिक्वायरमेंट है क्या? एंटरटेनमेंट जो है जीवन का रिक्वायरमेंट है, अगर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटरटेनमेंट से मेरे शरीर में, मेरे माइंड को अच्छा लग रहा होगा। ये पता नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो संगीत जो है माइंड की, माया की जरूरत है। हाँ, काम खराब हो जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं मतलब ऐसा अगर है, उससे याद आ गया, वो रख भी देता हूँ। तो हेलो, तो ना एक टॉपिक और था वो जो छूट गया था, मैं उसको थोड़ा सा संक्षेप में रख देता हूं। हमने ये भी बात की थी कि जो जानवर होते हैं, है ना, जिनको हम जीव चेतना भी बोल रहे हैं, तो जो जानवर है वो 5 विषय
बेसिकली 5 इंद्रियों को यूज करके 4 विषय को पूरा करने की कोशिश करते हैं। 5 इंद्रियां कौन सी? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, है ना। मेरे जो 5 सेंसेस हैं, तो जानवर जो होते हैं वो 5 सेंसेस को यूज करके 4 विषय को पूरा करने की कोशिश करते हैं। 4 विषय कौन से? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, है ना। आहार मतलब अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए अपने आंखों का, नाक का, जीभ का इस्तेमाल करते हैं, है ना। भय मतलब सर्वाइवल के लिए, निद्रा मतलब शरीर को आराम देने के लिए, मैथुन मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। तो जो जानवर है वो अपनी 5 इंद्रियों को यूज करके 4 विषयों की पूर्ति करते हैं, पर हम मानव क्या करते हैं? इसका ठीक उल्टा। क्योंकि गहरे में खुद को शरीर मान रखा है हमने, तो हम 4 विषयों के थ्रू 5 इंद्रियों से सुखी होने का प्रयास करते हैं। 4 विषय कौन से? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, है ना। ये करके हम इंद्रियों के माध्यम से सुखी होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जानवरों के लिए जिंदा रहना पर्याप्त है ना, पर हमारे लिए जिंदा रहना पर्याप्त नहीं है। हम सुखी भी होना चाहते हैं, जिंदा भी रहना चाहते हैं और सुखी भी होना चाहते हैं। तो इसीलिए निरंतर प्रयास 4 विषयों से 5 इंद्रियों के माध्यम से सुखी होने का करते हैं, है ना। तो जब हम गाना सुन रहे हैं, अब इससे होता क्या है? खाना आप कितना खा सकते हैं? लिमिटेड, है ना। सो कितना सकते हैं? लिमिटेड। ऐसा कंटिन्यूअसली मैं 10 दिन सो जाऊं, ऐसा कर नहीं सकता मैं। तो जब हम ये करते हैं जो शरीर की लिमिटेशन के बाहर है, और सुखी मैं कितना होना चाहता हूं? निरंतर, उस चक्कर में मैं क्या करता हूं? शरीर ही खराब। मैं बहुत ज्यादा सोऊंगा तो मेरा शरीर ठीक होगा कि खराब होगा? बहुत ज्यादा खा लूंगा, ठीक होगा कि खराब होगा? अब जो आपने गाना सुनने वाला जो प्रश्न रखा, तो अब जब मैं संगीत सुन रहा हूं, है ना, संगीत सुन रहा हूं, अच्छा लग रहा है मेरे को, पर क्या वो अच्छा है या अच्छा लग रहा है, उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा लगने वाली जो चीज है वो शरीर सापेक्ष है, जो अच्छा होने वाली चीज है वो मैं सापेक्ष है। तो आपको संगीत हर समय सुनना अच्छा लगता है? वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वही आप मान लीजिए शादी में है, तो वही लाउड स्पीकर में हम कभी नाच भी लेते हैं, और वही मान लीजिए मेरी परीक्षा और वैसा ही लाउड स्पीकर बजते रहे, तो वहां पे हम पुलिस बुला लेंगे कि भाई ये लोग रात में शोर कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे, है ना। तो जो अच्छा लगने वाली चीज है उसमें निरंतरता नहीं है। जिस चीज में निरंतरता नहीं है, लग तो अच्छा मेरे को ही रहा है, पर शरीर के माध्यम से। भैया थोड़ा ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे इस बात को जी। इस जवाब यही चाह रहा था। तो कुल मिला के शरीर सापेक्ष हुआ संगीत, है ना, शरीर से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो फिर वो आदर्शवाद में जो कहा गया है कि स्वर्ग में नाच गाना होगा, संगीत होगी, है ना, तो फिर वहां शरीर ही नहीं है। मरने के बाद तो शरीर यहाँ छूट गया, स्वर्ग पहुंचे थे बिना शरीर के पहुंचे, तो वहां पर संगीत का फिर क्या जरूरत है? हेलो, हम बिना शरीर के संगीत सुनते हैं या नहीं सुन पाते हैं, वो थोड़ा भैया आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिएगा। मेरे को थोड़ा, मैं भी अध्ययन ही कर रहा हूँ, मैं भी समझने के क्रम में ही हूँ। नहीं वो बताया है नहीं, ये बात है, वो स्वर्ग में जो दिखाया गया है वो काल्पनिक है या वास्तविक है, पहले इसको सोच लिया जाए। स्वर्ग का जो चित्रण बनाया जाता है क्या है? निराधार बातों पर हम क्या चर्चा करें। जो काल्पनिक है वहां तो ये भी दिखाया जाता है कि मरने के बाद जो है वो गरम कड़ाहे में जो है उसको जलाया जा रहा है। शरीर यहीं छूट गया तो जला किसको रहे हैं? तो सब काल्पनिक चीजें हैं। जो निराधार है उस पर हम क्या चर्चा करें?
देखिए बहुत सारी चीजें, ये स्वर्ग नरक, वो स्वर्ग में कुछ है ऐसा बना दिया है। देखिए यहाँ पर तो जो बात हो रही है उसको मैं लिख देता हूं। ये दर्शन जो कर रहा है ना, ये क्या, ये सभी चेतना विकास होने से ये जो काम हो रहा है कि भ्रमित मानव, मानव देव मानव, दिव्य मानव हो जाएगा। ये इस धरती पे यदि भ्रमित मानव इन तीनों स्थितियों में पहुंचेगा तो इस धरती की स्थिति क्या हो जाएगी? इस धरती की स्थिति हो जाएगी भूमि स्वर्ग, मनुष्य देवता, धर्म सफल हो जाएगा और नित्य शुभ उदय होगा। तो स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है, स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है। स्वर्ग वैसी जगह है जहां पर निरंतर सुखी हुआ जाता है। तो ये धरती पे यदि भ्रमित मानव, जागृत मानव हो जाता है तो इसी धरती पे मानव निरंतर सुखी हो जाएगा और यही धरती स्वर्ग हो जाएगी। क्या लगता है, क्या ये धरती स्वर्ग हो सकती है? क्या मानव निरंतर सुखी हो सकता है? क्या इस धरती पे मानव हमेशा दुखी ही रहेगा? ये संसार दुखालय है, ऐसा कहा गया ना कि ये संसार दुखालय है, ये दुखों से भरा हुआ है, यहाँ कोई सुखी नहीं हो सकता, यहाँ से बाहर कोई एक स्वर्ग है, वहीं सुखी हुआ जा सकता है। क्या लगता है कि हम इसी धरती पे समझदार होकर के निरंतर सुखी हो सकते हैं? क्या सही लगता है? हो सकते हैं ना? तो स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है, यही है। अभी कौन सा हम जो है नरक का दुख भोग ही रहे? क्या बोल, हर घर में नरक का दुख भोग रहे हो कि नहीं भोग रहे? घर में ही नरक है कि नहीं? कहाँ है नरक? घर में ही नरक है ना, घर ही नरक बना हुआ है ना। अब कहाँ नरक ढूंढ रहे हो? इससे भी ज्यादा दुख के कितना खुश होकर बोल रही है हाँ यही है नरक। इतना खुश होकर के हाँ यही, क्यों तुझसे जी सब ठीक चल रहा है? एकदम बहुत प्रसन्न होकर के, स्वर्ग में ऐसा नहीं हाथ डलाया, यही नरक है ना। क्यों दीदी, नरक का एहसास कहाँ हो रहा है? घर में पक्का? और जो दंड देने वाले कौन है? बगल में जो बैठे हुए वही है, वही नरक का सुख दे रहे हैं कि दुख दे रहे हैं? यही है ना। हम नरक का जो दुख भोग रहे हैं घरों में ही भोग रहे हैं। स्वर्ग भी भोगेंगे तो स्वर्ग का सुख भी घर में ही, समाज में ही भोगेंगे। हम व्यर्थ ही कल्पना करते हैं कि ये जो है ये धरती स्वर्ग नहीं हो सकती। उसके मूल में ये कामना है कि आदमी कभी समझदार हो ही नहीं सकता, आदमी कभी समझदार हो ही नहीं सकता, आदमी हमेशा ना समझ रहेगा तो ये धरती हमेशा नरक जैसा बना ही रहेगा, दुख बना ही रहेगा। तो एक स्वर्ग ऐसी जगह होगी जहां समझदार आदमी होंगे, स्वर्ग ऐसी जगह होगी जहां समझदार आदमी होंगे। इस धरती पे मानव समझदार नहीं हो सकता। क्या लगता है, आप समझदार नहीं हो सकते? आप समझदार नहीं हो सकते? आप समझदार नहीं हो सकते? क्या लगता है? तो क्या ये धरती स्वर्ग नहीं हो सकती? ये दर्शन यही कह रहा है, यही धरती को स्वर्ग बनाने की बात हो रही है। कोई काल्पनिक स्वर्ग में जाने की बात नहीं हो रही है और कहीं और नरक जाने की बात नहीं है। ये पूरा मानव जाति नरक को भोग ही रहा है, मानव जाति नरक को भोग ही रहा है। अब और कौन सा नरक चाहिए? परिवार में रहते हुए बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, ऐसी घटिया घटनाएं घट रही हैं, रेप की पीड़ा से कोई मर जा रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, उससे ज्यादा नरक में वो क्या भोग लेंगे? भाई जिसके साथ रेप हुआ वो, उसको क्या कहा जाए, उसने नरक का दुख भोगा कि नहीं भोगा? कहां भोगा? इसी धरती पे। नरक कहां है? यही है। ना समझ व्यक्तियों का जो समूह है वही नरक है। ये धरती ही नरक बनी हुई है। अभी यदि ये परमाणु हथियार चल गए और ये धरती पे तबाही तबाही हो जाए, संभावना है ही ना। कहां है नरक? यही है नरक। स्वर्ग कहां होगा? यही होगा। देवता कौन होंगे? हम ही होंगे। क्या हम देवता नहीं बन सकते?
हम समझदार हो गए, देवता बन गए। क्या हम हमेशा भ्रमित ही रहेंगे? क्या हमको अस्तित्व ने बनाया है कि हम हमेशा भ्रमित ही रहेंगे, हम जागृत नहीं हो सकते? क्या लगता है ऐसा? फिर ये देवी देवताओं का रहस्य क्यों? जागृत मानव ही देवी देवता है। आप हम सब देवी देवता बन ही सकते हैं। हमारी चेतना का विकास हो गया, हम देवी देवता बन गए। तो ये सब क्या हुआ? भ्रमित मानव को देख करके लोगों को लगा कि ये धरती तो स्वर्ग नहीं बन सकती है, तो काल्पनिक स्वर्ग की कल्पना की। पत्थर को तराश करके देवता क्यों बनाने पड़े? क्योंकि मानव में देवता के दर्शन नहीं हुए, इसलिए काल्पनिक देवता बनाने पड़े। यदि मानव में देवता के दर्शन हो जाए, मुझे मंदिर की जरूरत नहीं है, हर घर ही मंदिर हो जाएगा। कितने लोग अपने घर को मंदिर बनाना चाहते हैं? तो मंदिर बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? चेतना विकास करना होगा, समझदार बनना होगा। आप समझदार हो गए, आपके बच्चों को आप में ही देवत्व के दर्शन हो जाएंगे और आपका घर ही मंदिर हो जाएगा। ऐसे हर घर मंदिर हो गए, हर घर मंदिर हो गए, ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। क्या आशा बनती है या नहीं बनती है? तो ऊर्जा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? मिल करके सब प्रयास करके देखते हैं इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया सकता है। मुझे तो लगता है बनाया जा सकता है, इसीलिए ऐसे कार्यक्रम में लगे हुए। आप में से कितने लोगों की आशा बनती है कि स्वर्ग बनाया जा सकता है? कितने लोग ऐसे काम में साथ देना चाहते हैं? हाथ उठाए हैं जिम्मेदारी के साथ ना? जिम्मेदारी के साथ ना है या नहीं दीदी? सब मिल करके करेंगे। अपने घर को पहले स्वर्ग बनाने का काम करे, मंदिर बनाने का काम करे। वो मंदिर कैसे बनेगा? कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी चेतना का विकास हुआ, घर मंदिर बन गया, घर स्वर्ग बन गया। मूवी भी आई है, घर घर स्वर्ग, ऐसी मूवी भी आई हुई है ना? घर घर स्वर्ग नाम से मूवी भी आई हुई है। क्या घर घर स्वर्ग में दिखाए हैं? सभी समझदार लोग हो गए, पूरा परिवार खुश रहता है, यही स्वर्ग है। तो जो कामना रूप में है मानव में, बहुत पहले से ये कामना रूप में है, वो कामना पूरी कैसे हो ये नहीं पता चल रहा था। कामना के रूप में तो था, कामना के रूप में तो था कि ये धरती स्वर्ग हो जाए, मानव देवता हो जाए, कामना रूप में था। लेकिन वो कामना पूरी कैसे हो ये पता नहीं चल रहा था। तो मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से ये कामना कैसे पूरी होगी ये हमको समझ में आ रहा है। अब इसमें जोर शोर से लगा जाए, जोर शोर से लगा जाए। हम आज बात कर रहे थे, उसी कामना के तहत हम अपने परिवार में कैसा वैसा वातावरण बनाए कि ये स्वर्ग हो जाए और हमारे बच्चे और सभी जो है सुखी हो जाए। तो पहले तो ये जो कामना है अपने परिवार से सीमित होकर के पूरा विशाल होना पड़ेगा कि स्वर्ग बने तो सिर्फ हमारा बने, बाकी घर नरक बना रहे। क्या बाकी घर नरक बना रहे? तो हम अपने परिवार के लिए सिर्फ प्रयास करेंगे या परिवार के साथ साथ समाज में जो और लोग हैं और परिवार हैं उनके लिए भी प्रयास करें? क्या करें? सबके लिए प्रयास करें। सर्व शुभ में ही स्वयं का शुभ समाया हुआ है, सर्व शुभ में ही स्वयं का शुभ समाया हुआ है। हमारे भैया हैं, दीदी हैं, ये इन लोगों का घर स्वर्ग बनता है, आस पड़ोस के लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। इससे ज्यादा खुशहाली क्या हो सकती है? आप लोग देवता बन करके अपने परिवार को स्वर्ग बना लिए, पूरे गांव के लिए आप ही का घर मंदिर हो गया। लोगों को मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके घर में आएंगे क्योंकि आपके घर ही मंदिर है, आपके घर में ही उनको प्रेरणा मिलती है। इससे ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं क्या? अपने घर को ही मंदिर बनाया जाए, स्वयं ही देवता बना जाए और पूरे आस पड़ोस वाले पूरे गांव शहर मोहल्ले के लिए प्रेरणा स्रोत बना जाए। ठीक है, बढ़िया है ना? तो ये सब भ्रमित मानव की कल्पना है, ये सब भ्रमित मानव की कल्पना है। वो स्वर्ग की कल्पना, नरक की कल्पना, ये सब भ्रमित मानव की कल्पना है। ठीक है, वास्तविकता कुछ और ही है। तो हम वास्तविकता को ही समझने का प्रयास करें। उस भ्रम का विश्लेषण हो नहीं सकता, जो सत्य है नहीं उसका विश्लेषण क्या करें?
जो असत्य है उसका विश्लेषण ही क्या करें? सत्य को समझ लें, असत्य अपने आप विश्लेषित हो जाता है। अब स्वर्ग नरक का कोई रहस्य है क्या? क्या लगता है अभी भी स्वर्ग और नरक की बात करने की जरूरत है? नहीं, काम खत्म। क्यों? सही समझ में आने पर गलत अपने आप समीक्षित हो जाता है। सही को छोड़ करके हम गलत को समीक्षित करने जाए, नहीं होता। ठीक है, बढ़िया। तो ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपका कुछ है? विश्वास से रिलेटेड एक प्रश्न है। विश्वास समाधान आता है, इसके लिए आप करेंगे ना। देखिए, हमारे को परस्परता में विश्वास क्यों नहीं हो रहा? कभी मेरे को पत्नी पर विश्वास होता है, कभी विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेरा स्वयं के ऊपर ही विश्वास नहीं है। क्या आपको स्वयं के ऊपर विश्वास है कि आपके भाव विचार हमेशा आपके नियंत्रण में रहेंगे? आपके भाव विचार हमेशा आपके नियंत्रण में रहेंगे? आपको स्वयं पर विश्वास है? नहीं है ना। जब स्वयं पर ही विश्वास नहीं है, हमको परस्परता में विश्वास कैसे? हमारे को अपने भाव विचार पर विश्वास है कि मेरे भाव हमेशा सही बने रहेंगे, मेरे विचार हमेशा सही बने रहेंगे। है विश्वास? है विश्वास किन्हीं को कि हमारा भाव हमेशा सही रहेगा, मेरे विचार हमेशा सही रहेंगे? स्वयं पर विश्वास है? कभी क्रोध नहीं आएगा, कभी विरोध का भाव नहीं आएगा। है विश्वास? मम्मी कुछ बोलेगी तो विरोध का भाव नहीं आएगा। है विश्वास? नहीं आएगा ही, विरोध का भाव आएगा ही। क्योंकि स्वयं में विश्वास नहीं है, इसलिए परस्परता में विश्वास नहीं होता। जिस दिन स्वयं में विश्वास हो जाएगा, परस्परता में विश्वास हो ही जाए। तो मूल में परस्परता में जो विश्वास नहीं हो रहा है ना, उसका मूल कारण है कि स्वयं में ही विश्वास नहीं है। मानव संबंध करना क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं है। मैं कब इरिटेट हो जाऊंगा, कब क्रोधित हो जाऊंगा, मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं है। बताइए भैया, सही बोल रहा हूं? आपको अपने स्वयं पर विश्वास है कि आप में कोई भी इरिटेशन नहीं आएगा, आपके भाव खराब नहीं होंगे? है विश्वास? आप चाहते हैं अपने भाव खराब करना? नहीं, लेकिन हो जाते हैं ना। इसका मतलब स्वयं पर विश्वास है? नहीं है। बताइए भैया, आप बताइए, है विश्वास स्वयं पर कि मैं अपने भाव को कभी खराब नहीं होने दूंगा? हो जाता है ना। चाहते हैं भाव खराब करना, हो जाता है ना। इसका मतलब स्वयं पर विश्वास नहीं है। जब स्वयं पर ही विश्वास नहीं है, हम परस्परता पर क्या विश्वास करें? स्वयं पर ही विश्वास नहीं है, परस्परता पर कैसे विश्वास होगा? ठीक है, ब्रेक होगा पक्का। स्वयं में विश्वास कैसे होता है? स्वयं में विश्वास का आधार कैसे होगा? समझदारी से। समझदारी होने से स्वयं में विश्वास होता है। समझदारी होने से स्वयं में विश्वास होता है। पत्नी ने कुछ गलत किया, उससे मेरे भाव विचार बदल गए, इसका मतलब कि वो नासमझ है तो मैं भी नासमझ हूं। उसकी नासमझी से मैं परेशान नहीं हूं, मैं अपनी नासमझी से परेशान हूं। उसकी नासमझी से मैं परेशान नहीं हूं, उसकी अयोग्यता से मैं दुखी नहीं हूं, मैं अपनी अयोग्यता से दुखी हूं। तो किसकी योग्यता का विकास किया जाए पहले? पत्नी की योग्यता का विकास पहले किया जाए या स्वयं की योग्यता का विकास पहले किया जाए? हमारे समस्त दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरे समस्त दुखों का कारण सिर्फ मैं और मैं हूं। कि कितने लोगों को स्वीकार होता है? तो परस्परता में विश्वास करना कैसे बनेगा? स्वयं में विश्वास होने से ही परस्परता में विश्वास होता है, वरना होता ही नहीं। तो हमको परस्परता में विश्वास के लिए काम करना है या स्वयं में विश्वास के लिए काम करना है? स्वयं में विश्वास कैसे होगा? समझदारी से। क्या किया जाए? समझदारी में मन लगाया जाए। ठीक है, ब्रेक ले। अभी क्या चाय आस्वादन, इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख के लिए चला जाए? हाँ, मैं के सुख के लिए। ठीक, चला जाए, देखेंगे।